Hello, good morning, and welcome back, everyone. Welcome back to this batch of CA Intermediate Advanced Accounting lecture number 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज की बातचीत कर रहे थे दोस्तों हम लोग. इनफैक्ट ऑनेस्टली कल हमने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लिया और थोड़ी सी चिट चैट करी कि कैसे अकाउंटिंग करना या अकाउंटिंग हमें करना है, सीखना है और देखना है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कल हमने डिस्कस किया हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें देखा हमने कि इन टोटल जो आपके चैप्टर्स हैं 15, उनमें 1 to 9 आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिनमें हमें प्योरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 4 ऐसे करके पढ़ना है. और 10 to 15 में कुछ मेजर टॉपिक्स है, बड़े बड़े चैप्टर्स है हमारे, जिनको हमें एक एक करके कवर करना है. इनमें भी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आपको क्या मिलेगा, यूज मिलेगा, इन पे एप्लीकेशन होगा. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 1 to 9 का वेटेज डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में जो 70 मार्क्स का होता है, जिसमें 84 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हमें अटेम्प्ट करना होते हैं कितने, सिर्फ 70 मार्क्स के. वहां पे 25 to 30 मार्क्स का इसका वेटेज होता है. लेकिन वहीं पर जो रिमेनिंग पोर्शन है आपका, उससे हमारे कंपैरेटिवली ज्यादा लेंथियर क्वेश्चंस आते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आल्सो स्टार्टेड विद द रिमेनिंग पोर्शन, जिसमें सबसे पहले अपन ने शुरू किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज हमें कैसे बनाने हैं, तो हम कंपनीज की अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं. तो कंपनीज की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, तो वो तो अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स है उससे होती है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसकी बैलेंस शीट कैसी बनेगी, उसका P&L कैसे बनेगा, तो ये फॉर्मेट कंपनीज एक्ट में दिया गया है. और इस फॉर्मेट के हिसाब से हमें बैलेंस शीट इस पर्टिकुलर चैप्टर में बनानी है, हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इस चैप्टर में बनाना है. कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमें बनाना है, पर उसका फॉर्मेट कंपनीज एक्ट ने नहीं दिया है, तो दैट इज समथिंग विच वी विल डिस्कस इन सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 11. तो इसके 2 यूनिट है. यूनिट 1 में बैलेंस शीट P&L यानी कि कंपनीज एक्ट के फॉर्मेट के अनुसार बनाएंगे, और यूनिट 2 में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसका फॉर्मेट कंपनीज एक्ट ने नहीं दिया है. तो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो वी डिस्कस दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें बेसिक थोड़ी सी अकाउंटिंग की बातचीत करनी है. क्यों करी यार अपन ने अकाउंटिंग की बातचीत, ताकि जिस तरह से मैं क्लास में अकाउंटिंग बोलूंगा कि इसको डेबिट कर दो, क्रेडिट कर दो, डेबिट बढ़ा दो, क्रेडिट बढ़ा दो, तो अपनी लैंग्वेज एक दूसरे से मैच करे. और इसलिए हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि अकाउंटिंग का बेसिक होता है, डबल एंट्री सिस्टम का बेसिक होता है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. वाह वाह सर, क्या बात बताइए, इंटर की क्लास में आंखें खोल दी आपने हमारी. थैंक यू थैंक यू. तो डेबिट क्रेडिट के बराबर होता है, बट हम बुक्स में डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते. बैलेंस शीट में हमें क्या दिखती है, असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल. तो इनके साइंस होते हैं, या यू कह लीजिए कि इनका बैलेंस जो होता है वो फिक्स है कि असेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होगा, और इनकम, लाइबिलिटी और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा. ऐसा क्यों किया जाता है, ये बेसिक सिद्धांत है जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग होती है. क्यों हम गाड़ी भारत में सब लेफ्ट साइड पे ही चलाते हैं, ताकि एक्सीडेंट ना हो, ताकि जाने वाला लेफ्ट साइड पर जाए और आने वाला उसकी लेफ्ट यानी जाने वाले की राइट साइड पर आए, तो हम प्रॉपरली दोनों लेन्स को यूज कर सकें. सेम इसी लॉजिक से असेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो हमेशा डेबिट होगा, इनकम कैपिटल या लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हमेशा क्रेडिट होगा. अकाउंटिंग की एक विशेषता यह भी है दोस्तों कि अगर असेट कम होता है तो हम उसे माइनस डेबिट नहीं करते, क्रेडिट करते हैं. यानी सिंपल सी बात है यार, डेबिट और क्रेडिट में ही सब कुछ होने वाला है, कुछ भी प्लस और माइनस से नहीं होने वाला है. लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है. -2 में अगर -3 करोगे तो -2 बढ़ेगा, -5 हो जाएगा. ऐसे टेक्निकली नंबर छोटा हो जाएगा, बट दिखने में -2 -3 विल बिकम -5. लेकिन आप -2 में +1 करोगे तो वो -1 हो जाएगा. सिमिलरली अगर आप क्रेडिट में डेबिट करोगे तो क्रेडिट कम हो जाएगा, क्रेडिट में और क्रेडिट करोगे तो क्रेडिट बढ़ जाएगा. सिमिलरली 2 + 3 5 होगा, तो डेबिट में और डेबिट करोगे तो वो 5 हो जाएगा. तो सर अकाउंटिंग में डेबिट प्लस है और क्रेडिट माइनस है, प्लस और माइनस है ही नहीं. असेट और एक्सपेंस का साइन है डेबिट, इनकम, लाइबिलिटी, कैपिटल का साइन है क्रेडिट. ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट, असेट एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट. ये अगर कम होंगे तो ऑपोजिट होगा, असेट एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट, इनकम कैपिटल लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट.
सर इस उम्र में हमको क्या डेबिट क्रेडिट इतना इंपॉर्टेंटली समझने की जरूरत है? बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि पूरा फाइनल अकाउंट्स का ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का चैप्टर है, आपको इसमें क्वेश्चंस जो होंगे उसमें ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा। प्लस ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रायल बैलेंस दे देंगे और बोलेंगे कि इससे बैलेंस शीट और P&L बना दो। अगर वो होता तो हम अकाउंटिंग नहीं भी पढ़ते तो चल जाता, हम सीधे ये पढ़ते कि फॉर्मेट में कौन सी चीज कहाँ जाएगी। जैसे कि कल अपन ने डिस्कस किया था स्टेप 3 क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट, कि हमें क्या करना है भाई, हमें सिर्फ देखना है ट्रायल बैलेंस में जो जो चीज़ है वो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगी। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें बस ये समझना पड़ेगा कि ये करंट असेट है या नॉन करंट असेट है, या ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है या इन्वेस्टमेंट है या इन्वेंट्री है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट अभी जब हम मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे नॉर्मल केसेस में 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसमें आपको ट्रायल बैलेंस दिया होता है, बट उसके बाद नोट्स में कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं। वो बोलते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस में इन चीज़ों की अकाउंटिंग नहीं हुई है, या ये गलत हो गई है, या इसे सही करना है। और वहाँ पे फिर आपको अकाउंटिंग का नॉलेज भी लगेगा। तो जैसे आपको पूरा ट्रायल बैलेंस दे दिया है और उसके बाद उसके नोट्स में एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि खर्चों में कुछ खर्चा पिछले साल का इस साल पे कर दिया है, लेकिन उसे खर्चा बुक किया है। तो रेंट एक्सपेंस इंक्लूड्स प्रीपेड रेंट ऑफ 10,000 which has not been shown as prepaid in the trial balance। तो इसका मतलब है कि अब आपको ये समझना पड़ेगा कि रेंट एक्सपेंस में प्रीपेड रेंट शामिल है। ओके, तब हमें इसे एडजस्ट करना होगा। ओके, तो क्या करेंगे? तो बताइए दोस्तों, क्या करेंगे? अगर मैं आपको कहता हूं कि रेंट एक्सपेंस में प्रीपेड रेंट शामिल है 10,000 रुपीज का, बुक्स में आपको रेंट एक्सपेंस दिया हुआ है 1 लाख का ट्रायल बैलेंस, और नोट दिया एक नीचे की गलती से हमसे रेंट एक्सपेंस में 10,000 का प्रीपेड रेंट शामिल हो गया 10,000 रुपीज। तो जब आप इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ले जाओगे, बैलेंस शीट और P&L में, तो आप बताइए लॉजिकली आपका खर्चा कितना होगा? 1 लाख रुपीस का अगर रेंट एक्सपेंस दिया और बोल रहे हैं 10,000 प्रीपेड है, तो खर्चा मेरा क्या होना चाहिए? 90,000। पर मैं कितना बुक कर चुका हूं? 1 लाख। यानी मुझे खर्चा कम करना है, तो मैं क्या करूंगा? खर्चा कम करना है तो क्रेडिट, खत्म। क्योंकि एक्सपेंस का साइन होता है डेबिट, उसे कम करना होता है तो करते हैं क्रेडिट। और डबल एंट्री में एक चीज डेबिट होती है, एक क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट मिल गया हमें, क्या है? क्रेडिट। खर्चा कम करना है तो उसे क्या कर दिया हमने? क्रेडिट। और दूसरी तरफ 10,000 रुपीज को मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? तो ये असेट है प्रीपेड रेंट के नाम, और असेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। तो हमारी एंट्री बनेगी प्रीपेड रेंट टू रेंट एक्सपेंस। इसे क्या माना जाएगा? एडजस्टमेंट एंट्री। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो क्वेश्चन सही तरह से, पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए कल अपन ने डिस्कस किया कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा एग्जाम में, जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस क्वेश्चन में कि जो बैलेंस है वो डेबिट है या क्रेडिट है, वो आइटम असेट है या एक्सपेंस, इनकम है, लाइबिलिटी है या कैपिटल है। और फिर उसके बाद हमें उसे बैलेंस शीट में क्लासिफाई करना है सब्जेक्ट टू ऑल एडजस्टमेंट। तो थोड़ा सा समझने के लिए कल अपन ने कुछ जनरल नेचर ऑफ अकाउंट्स देखे, लैंड, बिल्डिंग, कार, पेट्रोल परचेज, रिपेयर वगैरह, और देखा कि इसका नेचर क्या है विद इन द 5 आइटम्स, असेट, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी, कैपिटल, और हेंस उसका बैलेंस डेबिट या क्रेडिट क्या होना चाहिए। एकदम बेसिक स्टफ। पर यहाँ पे टोटल अपन ने देखा कि 4 चीजें ऐसी है जो अपन ने टू बी डिस्कस्ड मार्क करी थी। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड, और प्रोविजंस के ऊपर भी हमने बोला था कि हम इसका डिस्कशन आगे बाद में करेंगे। तो दोस्तों, आज वो समय आ गया है जब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ये अपना रिकैप था कल जो भी अपन ने डिस्कस किया। इसके अलावा हमने कल बहुत सारी बातें करी थी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि आपका कोर्स कैसे है, क्या है, पेपर कैसे आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ब्रेकअप किस तरह का है, एंड स्टफ लाइक दैट। किताबें क्या मिलेगी, बैच का ड्यूरेशन। यूट्यूब पे मैंने शेयर किया है पहला लेक्चर, इनकेस आपका मिस हो गया है तो आप उसे देख लीजिएगा। अगर नहीं भी देखा है तो आज के लेक्चर को देखने के लिए जो जितना ज़रूरी कंसेप्ट था मैंने बहुत ही क्विकली आपको एक बार रिकैप करा दिया। अब आई होप कॉपीज सबकी तैयार है दोस्तों। आपकी कॉपीज में आज आप हेडिंग दे दीजिए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमारा डिस्कशन चैप्टर 11 का ही चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का। और इसमें अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वी आर डिस्कसिंग स्पेशल
अकाउंटिंग एंट्रीज। अपनी अप्रोच समझ लीजिएगा। हम पहले सारे पॉसिबल एडजस्टमेंट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आ सकते हैं उनको इंडिविजुअली पढ़ लेंगे और फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो काफ़ी समय लगेगा क्वेश्चंस पे जाने पे, फिर फ़ायदा ये होगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक भी चीज़ नई नहीं मिलेगी। ये मत समझना कि पहली बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्लरिकल एरर तो होगी और क्योंकि दिल तो अच्छा है जी, थोड़ा फिसलता है जी। बट उससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस करके क्लरिकल एरर करने की आपकी पोजीशन इनफैक्ट वो प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लरिकल एरर नहीं करना है, कंसेप्चुअल एरर नहीं होगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्लियर करोगे। बट कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद वो क्लरिकल एरर भी हम ओवरकम कर लेंगे और फिर हम 100% एक्यूरेसी पे हमारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। तो इस बैकग्राउंड के साथ अपन अपना डिस्कशन शुरू कर रहे हैं दोस्तों। स्पेशल अकाउंटिंग एंट्रीज में सबसे पहले आज अपन डिस्कस करेंगे ये 4 चीज़ें जो आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। क्या क्या है इसमें? इट इंक्लूड्स प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनऑन्ड और एडवांस इनकम। प्रीपेड हम जो बात कर रहे हैं ये अपने आप में प्रीपेड एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग हम जो बात कर रहे हैं ये अपने आप में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। अक्रूड हम जो बात करेंगे वो अक्रूड इनकम होगी। और एडवांस या अनअर्न्ड जो हम बात कर रहे हैं ये भी अपने आप में एडवांस या अनअर्न्ड इनकम है। ये 4 चीज़ें अपने को समझना है। ये जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ेंगे आप इसको 1 2 3 4 करके ऐसे नोटिंग करते जाएंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, फिर आखिरी में अपन उसको समराइज कर देंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि अरे क्या है यार, ये तो एकदम बेसिक 11वीं 12वीं वाला स्टफ है, पर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एक बार रिकैप कर लो। तुमको लग रहा है कि यार मेरा बढ़िया ये तो सब आता है, इस पे क्या वापस से पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे आंसर देना, तुम्हारे कंसेप्ट और बेहतर होंगे। हो सकता है ऑलरेडी बहुत बेहतर हो, तुम ऑलरेडी सीए बन चुके हो, बस सीए इंस्टीट्यूट तुम्हें पहचान नहीं पाया और फॉर्मेलिटी बाकी है एग्जाम देने की तुमको और सीए बनने की। तो बस वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के उद्देश्य से पढ़ लीजिए। पर मुझे पूरी उम्मीद है अपन उसको पढ़ेंगे तो आपकी एक अप्रोच डेवलप होगी चीज़ों को देखने की, जिससे अपनी अकाउंटिंग अपन बहुत सिंपल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअर्न्ड ये सब चीज़ें क्यों पैदा होती है, ये क्यों होती है? दोस्तों इसका कारण है कंसेप्ट ऑफ अक्रूवल। तो इन सबके पीछे क्या है? अक्रूवल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मतलब क्या? देखो दोस्तों एक बात बताओ, कैसा होता है ना, लाइफ में जरूरी नहीं है कि आपने जब किसी से कोई सर्विस ली या गुड्स खरीदे या कोई सामान लिया तो लेते से ही आपने हर बार उसको पैसा दे दिया। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन मूवी देखने गए, तो अपन ने गए बॉक्स ऑफिस पे, हमने टिकट के क्या किया, पैसे दिए, उससे टिकट ली, मूवी देख के आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो पैसे दिए हमारा खर्चा हो गया, उसको जो पैसे मिले उसकी इनकम हो गई। मूवी देखने के बाद इंटरवल में आए हम और बढ़िया हमने पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स, समोसे ऑर्डर किए क्योंकि दोस्त पार्टी दे रहा था। तो दोस्त का हाथों हाथ खर्चा हो गया, सामने वाले के हाथों हाथ इनकम हो गई। यानी इन सभी ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, हाथों हाथ चीजें हो रही है। मैंने पैसे दिए, मुझे सर्विस मिल गई, पैसे दिए, गुड्स मिल गए। तो जो मल्टीप्लेक्स है, पीवीआर पे गया था मैं, तो पीवीआर के लिए इनकम भी इमीडिएटली हो रही है और कैश भी इमीडिएटली आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हर केस में ऐसा संभव नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसी सर्विसेज जो आपको एक लंबे समय के लिए मिलती है, तो जैसे हमने स्कूल ज्वाइन करी थी और हमारा एडमिशन लच्चे मार्च में हो गया, और मार्च में जैसे ही एडमिशन हुआ स्कूल वालों ने बोला कि भैया चलो अभी सबसे पहली इंस्टॉलमेंट हाथों हाथ जमा करा दो, तभी आपकी सीट बुक होएगी, भले ही आपका सेशन जुलाई में शुरू होने वाला है।
तो मार्च में ही हमारे डैड ने 50,000 रुपीज की पहली इंस्टॉलमेंट जमा करा दी। आप बताइए ये 50,000 की इंस्टॉलमेंट जो स्कूल को मिल गई है, क्या वो स्कूल की इनकम हो चुकी? तो कैश आ चुका है ये तो तय है, पर क्या कमाई हो गई है? नहीं, ये उन्होंने एडवांस में ले लिया। आइडियली स्कूल की इनकम किस पीरियड की है? जब से स्कूल शुरू होगी तब से। बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपन स्कूल में जाए और डायरेक्ट ने बोल दिया बोले कोई एडवांस की जरूरत नहीं, अपना वचन ही अपना शासन है। हेलो, बोला ओ हो महेश्वती की रानी साक्षात प्रकट हुई है। तो वो ऐसा तो अपन बोल नहीं सकते कि लड़का रोज स्कूल आएगा तो रोज की फीस लेके आ जाएगा। तो कितनी हो रही है भैया आपकी दिन की फीस, बताओ जरा। अच्छा, 500 रुपये दिन की है ना, लड़का रोज 500 रुपये आपको दे देगा आके, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुबह आप चौकीदार को खड़ा कर देना, रोज आएगा 500 रुपये दे देगा, चिंता मत करो। किसी दिन छुट्टी मारेगा तो अगले दिन 2,000 रुपये देगा। पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, ऐसे ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते। तो ये रियल लाइफ में कमर्शियल वर्ल्ड में ऐसा होता है दोस्तों कि आपको जब पैसा देना होता है और उसके बदले में जब आपको सर्विसेज मिलती है, ये दोनों चीजें हो सकता है सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर ना हो, और इस कारण से ये पॉसिबल है कि एक्सपेंस बुक कभी होगा लेकिन उसकी कैश आगे या पीछे रिसीव होगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या क्रिएट होता है? ये 4 चीजें आपकी बुक्स में क्रिएट होती है। तो ये चारों चीजें सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगी जब आपके पास गुड्स या सर्विसेज आ गई है पर आपने लच्छे पैसे नहीं दिए, या आपने पैसे दे दिए लेकिन गुड्स और सर्विस आपको बाद में मिलेगी। तो अपन स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। स्कूल को जो पैसा मिला फीस के नाम पे, वो स्कूल के लिए क्या माना जाएगा? इन चारों में से बताइए जल्दी से। तो स्कूल को पैसा एडवांस में मिल गया, आपको मुझे बताना है कि इन चारों में से इसे क्या माना जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलिए, एडवांस इनकम। और एडवांस इनकम क्या होगी ये तो बताओ। अरे सर पूछा ही नहीं तो क्यों बताएंगे? क्या ये लाइबिलिटी होगी या इनकम होगी आपकी? और हेंस ये जो पैसा स्कूल को मिला है वो स्कूल क्या करेगी? डेबिट करेगी या क्रेडिट करेगी? तो सबसे पहली चीज, स्कूल को जो पैसा एडवांस में मिल गया है वो उसकी एडवांस इनकम है। क्यों एडवांस इनकम है? सिंपल सी बात है कि उसकी इनकम है लेकिन उसे एडवांस में मिल गया। चलो मैं आपको थोड़ा परेशान करने के लिए एक और सवाल पूछता हूं। अगर स्कूल को ये पैसा रिफंड करना ही नहीं है, यानी स्कूल ने ऐसा कहा है कि आपको 50,000 रुपीज मार्च में जमा करना है एडवांस, ये आपकी पहली इंस्टॉलमेंट है स्कूल की फीस की। इनकेस कभी आप डिसाइड करते हो कि आपको स्कूल ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि कई लोग होते हैं मल्टीपल स्कूल्स में अप्लाई करते हैं साथ में, तो ये 50,000 रुपीज हम जब्त करके रख लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। यानी ये नॉन रिफंडेबल फीस है, यानी किसी भी केस में अगर आपने एडमिशन कैंसिल भी किया तो ये रिटर्न नहीं होने वाली है, ये हमारी हो जाएगी। क्या इस केस में भी स्कूल को इसे एडवांस ही मानना पड़ेगा, लाइबिलिटी ही मानना पड़ेगी? बहुत सही जवाब दिया कि एडवांस है, ये लाइबिलिटी है, ये क्रेडिट होगा। बिल्कुल सही बात है। अरे सर क्वेश्चन इतना बच्चा सा था, तो अच्छा इस अगले क्वेश्चन का जवाब दो। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि स्कूल ने बोला कि पैसा पहला दे दो एडवांस में, जुलाई 25 से आपका सेशन शुरू होगा, मार्च 25 में 50,000 रुपीज पैसे आ गए और ये नॉन रिफंडेबल है, यानी कि स्कूल ज्वाइन करेगा बच्चा तो मोस्ट वेलकम है, नहीं करेगा तो भीड़ कम है। तो आए तो वेलकम, ना आए तो भीड़ कम, दोनों ही केस में पैसे ना वापस होंगे आपके, मिलेगा आपको तो सिर्फ गम गम गम। थैंक यू जी, थैंक यू। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार ये पैसा अगर नॉन रिफंडेबल है तो इस केस में तो फिर इनकम बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्कूल के लिए तो कोई लाइबिलिटी नहीं है पैसा लौटाने की। तो दोस्तों इसमें 2 चीजें मैं आपको समझाऊंगा। पहली, स्कूल को पैसा नहीं लौटाना है तो क्या स्कूल को कोई सर्विस भी नहीं देनी है? देनी है, इसका मतलब ये आपकी लाइबिलिटी है। 2 चीजें समझानी है, पहली बता रहा हूं दोस्तों। ऐसा मत सोचना कभी भी कि हमें पैसा मिल गया जो कभी भी लौटाने की जरूरत नहीं है तो वो हमारी इनकम हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको पैसा मिला है और उसके बदले में आपको या तो पैसे लौटाने हैं या आपको कोई सर्विसेज गुड्स देना है, दोनों ही केस में वो आपकी लाइबिलिटी है। एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही यही होता है कि ये नॉन कैंसिलेबल अग्रीमेंट है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। इसका मतलब अगर हमें पैसा मिल गया या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया
तो अब दोनों पार्टी इससे पीछे नहीं हट सकती। स्कूल सर्विस देने से मना नहीं कर सकती है, एडमिशन से मना नहीं कर सकती है, और आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर करोगे तो कॉम्पनसेशन पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा। तो अगर आपको पैसे नहीं लौटाने हैं पर सर्विस तो देनी है, तो किसी भी केस में अगर आपको पैसे मिले हैं जिसके बदले में या तो पैसे लौटाना पड़ेंगे या आपको आगे कोई सर्विस देना होगी, भले ही पैसे लौटाने की कोई कंडीशन नहीं है, आप उसे इनकम नहीं मान सकते, आप उसे लाइबिलिटी मानोगे, वो आपके लिए एडवांस इनकम ही होगा। पहली बात तो क्या समझ में आया कि पैसा मिलना और उसके बदले में सर्विसेज देना, गुड्स देना अलग अलग टाइम पर हो सकता है। पैसा पहले मिल गया, सर्विस बाद में दोगे, तो इसे मानेंगे ये एडवांस है, हमारी लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है? क्योंकि हमारा दायित्व है कि इसके बदले में हमें बाद में क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज, वेदर वी हैव टू प्रोवाइड सर्विस और वी हैव टू रिटर्न द मनी। इफ वी हैव टू प्रोवाइड एनी ऑफ दिस इट विल बी अ लाइबिलिटी एंड नॉट एन इनकम। ये पहली बात। और दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे आपके सामने केसेस आएंगे दोस्तों जिसमें इस तरह के सवाल हमारे मन में खड़े होंगे। इन सारे केसेस का जवाब हमें मिलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन में। तो ये जो दोनों चीजें हैं ना, अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, इसके बारे में अगर आपको और कुछ समझना है और देखना है कि यार कब अक्रूड कब अनअर्न्ड होगी नहीं होगी, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन उसका नाम है, उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपका इतना बढ़िया सिलेबस है कि अभी अपन बेसिक अकाउंटिंग कर रहे हैं, पर जब अपने को अंदर गहराइयों में उतरना पड़ेगा तो वी विल गेट इनटू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और वो एग्जैक्टली बताएंगे कि किस केस में आप इनकम बुक कर सकते हो, किस केस में नहीं। तो चलो मैं आप लोगों से एक ऐसे ही सवाल पूछता हूं दोस्तों, हो जाए। समझिए कि किसी ने इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कराया और उसने सीए इंस्टीट्यूट को पैसे दे दिए। तो लेट्स से आपने इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कराया और आपका ये रजिस्ट्रेशन, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया एंड यू हैव गॉट योर रजिस्ट्रेशन डन इन जनवरी। 1 जनवरी को आपने इंस्टीट्यूट को फीस दे दी। कितने रुपए की फीस दे दी सर? लेट्स से फॉर एग्जांपल 12,000 इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन के पैसे दे दिए। आप बताइए इसे आईसीआई इनकम क्या बुक करेगा? क्या इंस्टीट्यूट ये जो 12,000 रुपीज उसको रिसीव हुए हैं जनवरी में इंटरमीडिएट के लिए, लेट्स से आपने जनवरी में रजिस्ट्रेशन कराया है और आपकी एग्जाम्स लेट्स से नेक्स्ट ईयर जनवरी में, अरे सर सितंबर आएगा, अरे मेरे भाई मान जाए, तो यू हैव गॉट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन जनवरी एंड यू विल बी गिविंग योर एग्जाम्स इन द नेक्स्ट ईयर जनवरी, 12 महीने बाद। मेरा आपसे सवाल यह है कि जो पैसे इंस्टीट्यूट ने आपसे लिए हैं जनवरी में 12,000 रुपीज फॉर योर इंटरमीडिएट, क्या आईसीआई उसे इमीडिएटली इनकम बुक कर देगा? क्योंकि आईसीआई ने कहा अब तुम एग्जाम दो ना दो, कुछ करो नहीं करो, तुमको ये पैसे तो देना ही है, ये डूब गए। नहीं। क्या इसे इनकम बुक किया जाएगा? बताओ बताओ बताओ। नहीं बुक करेंगे। अगला सवाल, सर इसे इनकम कब बुक करेंगे? तो सर इसे इनकम बुक किया जाएगा 12 मंथ्स के पीरियड में, 1,000 एवरी मंथ, या जब स्टूडेंट एग्जाम दे देगा, या प्रोरेटा बेसिस पे। ये चीजें अभी नहीं समझ रहे, ये सब डिटेल्स AS9 में। तो अगर आपको रेवेन्यू समझना है कैसे बुक होता है डिटेल में, तो वो कहां पर आएगा? एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में। सिमिलरली हर चीज के लिए हमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिलेगा मोर और लेस, जो बताएगा उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव उन डिटेल्स में जाने का नहीं है, बेसिक लेवल पे समझना है कि भैया बुक्स में कब इनकम दिखाना है अलाउड और कब हमें उसे लाइबिलिटी बताना पड़ेगा, कब असेट दिखेगा, कब एक्सपेंस दिखेगा। तो थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर होते जा रहा है आई होप। और इसी के साथ अब अपन डिस्कस करते हैं कि ये 4 चीजों की अकाउंटिंग कैसे होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इन सभी के मतलब समझाता हूं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स स्टार्ट विथ प्रीपेड एक्सपेंस। एक बात बताओ, ये सब जो डिस्कशन अपन कर रहे हैं अभी तक, जो भी अपन ने किया है, आपको ऐसा लग रहा है क्या कि यार ये तो बहुत ही बेसिक है यार, लेवल ही नहीं है यार, कहाँ आ गए, बीकॉम की क्लास तो नहीं है? एक बार दोबारा पूछ लो भाई, बीकॉम फर्स्ट ईयर का सेशन चल रहा है क्या? ऐसा फील हो रहा है क्या आपको, या लग रहा है कि नहीं यार एक बार समझ लेते हैं चीजों को? जल्दी बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? व्हेन द एंटिटी हैज paid for the expense but
is yet to receive the service. नॉर्मली सर्विस के अगेंस्ट होगा, क्योंकि गुड्स के अगेंस्ट होगा तो फिर अपन एडवांस टू सप्लायर या ऐसा कुछ कहेंगे. चलिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थैंक यू ब्रदर. तो एंटिटी हैज पेड फॉर द एक्सपेंस बट इज येट टू रिसीव द सर्विस. हमें सर्विस मिलना अभी भी बाकी है, तो उसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस. ठीक है. और दूसरा है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. इसका क्या मतलब होगा? इट इज जस्ट अपोजिट. एंटिटी हैज received the service but is yet to make the payment. दोनों ही केस में अक्रूअल प्रिंसिपल के कारण हमें अकाउंटिंग एंट्री क्या करना पड़ेगी? तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी अगर हमने कोई एक्सपेंस को प्रीपे किया है? तो आप बताइए दोस्तों, प्रीपेड एक्सपेंस सबसे पहली बात आपकी असेट होगी या लाइबिलिटी होगी या इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? तो प्लीज एक चीज दिमाग में फिट कर लीजिए, प्रीपेड एक्सपेंस मेरा असेट है. क्यों असेट है? क्योंकि मैंने पैसा पहले दे दिया और मुझे सर्विस बाद में मिली. और अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि भाई अगर कोई चीज का पैसा तुमने दिया है पर अगर सर्विस अभी नहीं बाद में लोगे तो वो अभी तुम्हारा खर्चा नहीं है. सिमिलरली अगर तुमने कोई खर्चा अभी कर दिया है लेकिन उसके पैसे दिए नहीं है तो वो तुम्हारा खर्चा अभी कर दिया है, तो इस साल का खर्चा है, भले ही पैसे नहीं दिए, वो खर्चा जब पैसे देंगे तब का नहीं है, जब खर्चा हो गया तभी का. तो पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जर्नल एंट्री समझते हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में सबसे पहली बात, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं आपसे के साथ, उससे अपन डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल मेरा ये है कि मार्च मंथ में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड करी मैंने. कितने की करी सर? ऑफ 20,000 बट अमाउंट पेड इन अप्रैल. तो मुझे मार्च में पता पड़ गया था 20,000 का हमारा बिजली का बिल आएगा, लेकिन मैंने अमाउंट उसका अप्रैल में पे किया. तो आप बताइए ऐसी सिचुएशन में आप इसे कब खर्चा बुक करेंगे? तो लेट्स से मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2024 और अप्रैल 2024 की. तो हमें क्या करना होगा? मार्च 2024 में ही इसे एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर चुके हैं. ऐसी होता है ना, बिजली आप कंज्यूम करते हो पर उसका पेमेंट अगले महीने करते हो. तो आप खर्चा जब पे करोगे तब नहीं, अभी का मानोगे. तो आप एंट्री क्या करोगे? तो सबसे पहले बताइए कि आपने बिजली कंज्यूम करी है 20,000 की, तो खर्चा है आपका, खर्चा पड़ता है तो क्या होता है? डेबिट. तो हमें करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट. और क्रेडिट किसे करना पड़ेगा बेटा? तो सर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है और हमने क्या किया है सर? हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है. हाँ, तो अब मैं टू वगैरह नहीं लिखता, सिर्फ डेबिट क्रेडिट लिखता हूँ. तो मैं कहूँगा कि हमारी लाइबिलिटी बढ़ी है. तो ये लाइबिलिटी को क्या नाम दिया जाता है? बस ये इसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट. ये लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट है. ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो डेबिट है. ठीक बात है दोस्त, बहुत बढ़िया, शाबाश. अमन बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो बेटा, बाकी लोग भी ट्राई करिए. अब आते हैं अपन प्रीपेड एक्सपेंस पे. इसका मतलब क्या हुआ सर प्रीपेड एक्सपेंस का? कि यहां पर मैंने क्या किया है, पैसे दे दिए पर मुझे सर्विस नहीं मिली है. ऐसा कैसे पॉसिबल है सर? हो सकता है, क्या दिक्कत है? एग्जाम्पल, रेंट फॉर अप्रैल 2024 5,000 पेड
ऑन 31st March 2024। तो ऐसी सिचुएशन में अब मार्च 24 पे क्योंकि आपने रेंट पे किया है तो आपकी रेंट पे करने से क्या हुआ होगा सर, कैश कम हुई होगी, शाबाश। तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो गया, कैश एसेट है, एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि हमारी एसेट है जो क्या हो गई है, कम हो गई है। बदले में हम क्या बुक करें, एक्सपेंस बुक कर दे क्या। तो देखो ये खर्चा कब का है, अप्रैल का। अपन कौन से महीने में एंट्री कर रहे हैं, मार्च में। तो इस पर्टिकुलर रीजन से हमें इसे क्या दिखाना चाहिए, अक्रूवल प्रिंसिपल के कारण असेट। तो इसे हमें कहना होगा प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। और ये मेरा क्या है, असेट है, और असेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। तो अब मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं और मुझे इस पर्टिकुलर सवाल में आप लोगों से एक जवाब चाहिए। मेरा सवाल ऐसा है कि एकदम बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूं, पर मालूम है क्या चीज करने वाले हैं। आपके मन में कई सारे सवाल बेसिक पैदा हुए होंगे शायद 11th-12th फाउंडेशन लेवल पे, जो आपने शायद पूछे नहीं होंगे क्लास में कि यार इतना बेसिक है क्या पूछे। मैं आपको उस लेवल पे ले जा रहा हूँ। अब एक चीज समझना दोस्तों, शुरू में कुछ दिनों तक अपन पहले बेसिक सेट करेंगे अपने। ये चीजें अगर आपने अभी यहाँ पर क्लियर कर ली वंस फॉर ऑल, आपको पूरे इंटरमीडिएट के सिलेबस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में ये चीजें काम आएंगी। और ये कंसेप्ट से जो बेसिक छोटी सी गलती कर देता है बच्चा, जिसके कारण से फुल मार्क्स आने से रुक जाता है, वो गलतियां खत्म होगी। अपना टारगेट है दोस्तों कि अगर कोई बच्चा 100 में से 100 लाना चाहता है तो मैं उसकी तैयारी करवाने की कोशिश करूँगा। किसी को 60 में खुशी हो रही है तो बहुत आसानी से लेके आएंगे, बट अपनी तैयारी पूरे की रहेगी। मेरा काम, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि हमने कोई एक पर्टिकुलर जगह ली रेंट पर। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको हॉस्टल में आप रुकने के लिए गए, तो हॉस्टल में रुकने के लिए आपने हॉस्टल का रेंट पे करना था। अब ये जो हॉस्टल है इसमें तो भाई आप इंटर की पढ़ाई करने के लिए लेट्स से इंदौर शहर आए, फेस टू फेस फास्ट पे क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। आपने बोला चलो हॉस्टल ज्वाइन कर लेते हैं। आपने बोला यहीं से पढ़ाई करेंगे, यहीं एग्जाम देंगे, साल भर यहीं रुकना है। तो आपने 1 जनवरी 2024 को हॉस्टल रेंट पूरे साल का पे कर दिया। लेट्स से आपका रेंट कितना था, 10,000 रुपीज पर मंथ हॉस्टल का रेंट था। तो 1,20,000 साल का पूरा हाथों हाथी यहीं पर पे कर दिया। क्यों, क्योंकि हॉस्टल बहुत ही बढ़िया लगा आपको, क्योंकि सामने ही गर्ल्स हॉस्टल है और आपको जो रूम मिला है वो एकदम हा। चलिए उसके रूम के सामने। तो आपने बोला ये तो रूम कहीं जाना ही नहीं चाहिए, साल भर का बुक कर दो। और हमने कंडीशन रख दी कि भैया रूम यही हो। मेरा सवाल इसमें आपसे अब सिर्फ ये है कि यहाँ पे प्रीपेड रेंट आप कितना मानेंगे। 1,20,000 1 जनवरी को आपने पे किया है। आप ध्यान रखिएगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन मार्च 2024। सर ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, इतना मुझे उम्मीद है कि आपको मालूम होगा। तो मेरा सवाल है कि प्रीपेड रेंट कितना होगा, 1,20,000 होगा या 90,000 होगा या 30,000 होगा या नील होगा। और दोस्तों ये मैंने आपको एक MCQ पोल के रूप में शेयर किया है, जिसे अब आपको देखना है और कोशिश करना है इसे सॉल्व करने की। Oh, what was that? Give me a minute, I'm so sorry. क्या हो रहा है सर? अरे कोई चिंता मत करो, 1 मिनट दे दो बेटा अपने। अरे बच्चों को भी तो बताना है। बहुत बढ़िया। ये सवाल आ गया, आप लोगों को ट्राई करने का है बॉस। मालिक जवाब देने का है इसका। चलो 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 जवाब दीजिए। सर अभी कैसे क्लिक करना है इसको, कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आपको पोल दिख रही है, बस आप उसको क्लिक करो। क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा।
और क्योंकि अभी मैंने क्विज नहीं दिया, पोल दिया, अपन बाद में क्विजिंग भी करेंगे तो आपको लीडर बोर्ड भी दिखेगा कि किसने सबसे पहले आंसर दिया है, कौन टॉप में है, एंड वील एंजॉय दैट। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत ही सिंपल है सर, एकदम बेसिक है, 90,000। किसी के भी मन में आज तक जीवन में ये सवाल उठा है क्या कि सर 1,20,000 पूरा का पूरा प्रीपेड क्यों नहीं है? क्योंकि हमने 1 जनवरी को 1,20,000 रेंट साल भर के लिए दिया है, तो हमें तो ये पूरी सर्विसेज आने वाले 12 महीने में मिलने वाली है, विच इज लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्रॉम 1 जनवरी 2024 टू 1 जनवरी 2025 और 31 दिसंबर 2024। तो पूरा ही 1,20,000 प्रीपेड होना चाहिए। तो अब इसमें एक छोटी सी चीज आप और समझ लेना जो आपको काफी यूजफुल होगी, और वो क्या है, चलिए, ये छोटी सी चीज है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप 1,20,000 को भी क्या बुक कर सकते थे, प्रीपेड बुक कर सकते थे, क्योंकि आपको इसकी सर्विस मिलनी है आने वाले 12 महीने में। बट एक चीज समझो, अगर मैं ऐसा करने लगूंगा तो प्रॉब्लम मेरे साथ ये होगी कि मुझे हर पर्टिकुलर चीज के लिए, जब मैंने उसको पेमेंट किया और मुझे लग रहा है कि उसकी सर्विस मुझे एक दिन बाद भी मिलनी है, तो भी मुझे उसे प्रीपेड बुक करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यूं समझिए कि आज आपने एक एडवांस बुकिंग कर दी टिकट की कल के लिए, तो टेक्निकली आप क्या कहोगे, मूवी की कल की टिकट आज बुक करी है, तो आपने बोला भाई सर्विस तो कल मिलेगी, तो आज तो ये एडवांस हो गया, तो इसे प्रीपेड एक्सपेंस बुक करूंगा। तो आप समझ लीजिए कि मैंने रेलवे की टिकट खरीदी है, मेरी जर्नी कल शुरू होने वाली है, पर मैंने टिकट आज खरीद ली है, और लेट्स से आज खरीदी है मैंने 1 अगस्त को, जर्नी शुरू हो रही है 2 अगस्त को। तो मैं क्या कहूंगा कि आज ये प्रीपेड है और कल ये खर्चा होगा। तो अगर मैं ऐसे डेली बेसिस पे अकाउंटिंग करने लग गया अक्रूवल के कंसेप्ट को लगाते हुए, तो मेरे लिए बेवजह मेहनत बढ़ जाएगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बट छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली अकाउंटिंग इंटरनल यूजर्स के लिए हो रही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए कर रहा है? खुद के लिए कर रहा है, क्योंकि उसे यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एक्सटर्नल यूजर्स है, आपके जो शेयर होल्डर हो गए कंपनी के या गवर्नमेंट हो गई, इन्हें आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ मतलब किससे है? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। हाँ, कभी फ्रॉड हुआ तो बुक्स देख के पता करेंगे कि आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, अदरवाइज आपसे कभी भी इनकम टैक्स ये नहीं बोलेगा कि आपकी बुक्स हमें भेजो, वो सिर्फ बोलेगा भैया आपकी बैलेंस शीट P&L बना के भेज दीजिए इस साल की। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ये नहीं बोलता है कि अपनी बुक्स हमें भेजो, वो बोलता है कि आपके साल खत्म होने पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास सबमिट कर दीजिए। तो हमें लोगों को, एक्सटर्नल यूजर्स, वेदर इट इज गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, रिसर्चर्स, टैक्स अथॉरिटीज, एनीबडी, उन्हें हमें सिर्फ क्या देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें देना है वो हमारे कब बनते हैं? तो यूजुअली भारत में फाइनेंशियल ईयर कंपनीज के लिए अप्रैल टू मार्च होता है। तो इस कारण से आपको सारी चीजों की अकाउंटिंग ये सोच के करना है कि भाई अल्टीमेटली मेरी अकाउंटिंग जो मैं कर रहा हूं वो 31 मार्च पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, तो 31 मार्च पे इसकी पोजीशन क्या होगी। तो क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिया, जिसमें मैंने कहा कि भैया हमने क्या किया है, इन टोटल रेंट एक्सपेंस हमारा कितना है, तो हमने 1,20,000 का रेंट दिया है, ये प्रीपेड है 1 जनवरी को। बट मुझे मालूम है कि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने की सर्विस मैंने ले ली, और 31 मार्च को मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो मेरे लिए 31 मार्च के बियॉन्ड 9 मंथ्स की अभी भी रेंटल सर्विसेज लेना बाकी है। इसका मतलब सिर्फ 90,000 को प्रीपेड बुक करना सही होगा। बहुत ध्यान से समझना मैं आपको जो समझा रहा हूँ। तो इसके लिए कोई भी खर्चा हो सकता है कि आप इसे आज प्रीपेड बुक करते तो गलत नहीं होता, लेकिन हम यूजुअली इसे प्रीपेड कितना बुक करेंगे? पूरा 120 नहीं करेंगे, सिर्फ 90,000 करेंगे। अब मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा, चीजें थोड़ी सी ट्रिकी होने वाली है, और अगर हो सकता है कि आप लोग बोले यार ये तो बहुत ही बेसिक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने ये कहा आपसे कि 1 जनवरी 2024 रेंट पेड बाय एंटिटी, अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हॉस्टल की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी जिसकी कंपनी का बिजनेस है, एंटिटी कंपनी, फॉर फुल ईयर 1,20,000 रुपीज। ठीक है। अब लेट्स से कंपनी ने जर्नल एंट्री क्या पास करी?
तो मैं आपके सामने 3 सिचुएशन ले रहा हूं, अपन तीनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। केस ए, सही एंट्री कंपनी को क्या पास करना चाहिए थी? तो कंपनी की कैश कम हुई है, कैश एसेट है तो क्रेडिट हो जाएगा 1,20,000 से। कंपनी बोलेगी कि इस साल का हमारा रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस अपने आप में क्या होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट कितने से, 30,000 से। ये कौन सा हो गया, जनवरी, फरवरी और मार्च का। और अगले 9 महीने का मैं कहूँगा कि ये प्रीपेड रेंट है जो बढ़ गया है, जो मेरा असेट है, असेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। ये एक्सपेंस है, ये असेट है और ये भी एक असेट है। एक्सपेंस बढ़ा है, असेट बढ़ा है, ये असेट कम हुआ है। अगर ये एंट्री करी है तो ये तो पूरी एकदम परफेक्ट है। ओके, चलिए अब मैं आपसे एक दूसरा केस पूछता हूं। सपोज, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों क्योंकि ये आगे काम आने वाला है, परचेज, एडजस्टेड परचेज, ये सब समझाने में जिसमें बच्चों को कई बार दिक्कत होती है। केस बी, सपोज केस बी ऐसा है कि कंपनी ने जर्नल एंट्री पास करी 1 जनवरी 24 को, उसने रेंट एक्सपेंस को ही डेबिट कर दिया 1,20,000 से टू बैंक कैश जो भी है 1,20,000। अब मुझे ये बताओ दोस्तों कि 31 मार्च 24 पे क्या करूं मैं रुकूंगा, आप जितना समय लेंगे उतनी देर रुकूंगा, पर जब तक आप जवाब नहीं देंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कंपनी ने रेंट एक्सपेंस बुक कर दिया 1,20,000 रुपीज का 1 जनवरी 24 पे। सर ये क्या किया, ये तो 12 मंथ्स का रेंट था, तो खर्चा कैसे बुक कर दिया? अब कर दिया तो कर दिया, गलत किया तो तुमको सही करना है, इसीलिए तो तुमको पैसे दे रहे, चार्टेड अकाउंटेंट तुमको रखा क्यों है, गलतियों को सही करने के लिए। अगर मैनेजमेंट ही सब सही कर लेता तो हम सीए क्या करते हैं, मंजीरा में जाते हैं। हमने बहुत बढ़िया, करो गलती तभी तो हमारी जरूरत महसूस होगी, तभी तो हमको अपॉइंट करेंगे। तो तुम्हें अपॉइंट किया गया एक चार्टेड अकाउंटेंट और बोला है कि यार हमने ये एंट्री कर दिया, अब आप बताइए 31 मार्च 2024 पे हम क्या करें। मैं रुका हूं आप लोगों के जवाब के लिए, बताइए जल्दी से क्या होगा, रेक्टिफिकेशन होगा, ठीक है। रेक्टिफिकेशन क्या होगा बताओ, रेक्टिफिकेशन की एंट्री बोलो, चलो चलो चलो। अरे ओए, इंग्लिश की क्लास नहीं है ये कि वी हैव टू रेक्टिफाई, द वर्ड यूज्ड इज रेक्टिफिकेशन। अकाउंट्स की अकाउंट्स में बोलो क्या करेंगे, अरे बोलो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। भाई जल्दी बोल बेटा। तो एक सिंपल सा लॉजिक दिमाग में रखना है आपको, कुछ नहीं करना। हो सकता है कि आपने इसे एडजस्टमेंट एंट्री या रेक्टिफिकेशन एंट्री के नाम से पढ़ा हो, सब दिमाग से हटा दो, बहुत ही सिंपल है। अकाउंटिंग से सिंपल चीज दुनिया में कुछ नहीं बनी है शायद। अरे भाई तुमसे क्या हो गया, रेंट का खर्चा 120 बुक हो गया, पर तुम्हारा एक्चुअल में रेंट का खर्चा कितना है? सर हमारा रेंट का खर्चा इस साल का सिर्फ 30,000 है। तो तुमने खर्चा बुक किया 120 पर तुम्हारा खर्चा था 30, तो तुमने कितना ज्यादा बुक कर दिया 90, तो 90,000 से खर्चा कम कर दो। कम करने का मतलब क्या होता है, उसे क्रेडिट कर दो, क्योंकि रेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट, डेबिट की जगह उसे कम करना है तो करते हैं क्रेडिट। तो 20,000 90,000 क्रेडिट कर दो। पर आप बताइए बुक्स में हमें ये क्रेडिट करना है तो एक चीज क्रेडिट होगी तो एक डेबिट भी होगी, डेबिट क्या करेंगे? तो ये बताओ 90,000 रुपीज क्या है तुम्हारा? सर ये असेट है हमारा। कैसे असेट है सर? क्योंकि हमें एक तरह से एक तरह से सर हमें आगे सर्विस मिलने वाली है। बहुत बढ़िया, तो ये असेट का नाम क्या है सर? प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट असेट को क्या करेंगे? डेबिट। तो ये हो जाएगा डेबिट। इसे कहा जाता है बेटा एडजस्टमेंट एंट्री। तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस में आने वाले हैं, किसके क्वेश्चंस आने वाले हैं अपने सिलेबस में? ट्रायल बैलेंस देंगे और बोलेंगे बैलेंस शीट P&L बनाओ, उसमें आपको एडजस्टमेंट दिया जाएगा। ये फाइनल अकाउंट्स में आपने हो सकता है फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा हो, छोड़ा हो, 11वीं 12वीं में पढ़ा हो, याद नहीं हो, भूल गए हो, जो भी है, बट ये आपको समझना है कि ये एडजस्टमेंट एंट्री कहलाती है।
क्यों एडजस्टमेंट एंट्री कहला रही है सर? ये इसका सिंपल सा रीजन है, क्यों? क्योंकि आपने जो किया है अब उसे अपन एडजस्ट करके सही कर रहे हैं। तो मैंने इसे सही कर दिया। कैसे सही कर दिया? इस तरह से। तो अब आप एक चीज समझना, हर क्वेश्चन अपने आप में नायाब है, अलग है। अगर कोई क्वेश्चन बोलता है कि मुझे रेंट इतना पे किया और इसकी एंट्री करना बाकी है, तो वो अलग तरह से आप डील करोगे। और कोई क्वेश्चन बोलता है ये जो रेंट हमने ट्रायल बैलेंस में दिखाया है ना, ये रेंट में इतना रेंट हमारा प्रीपेड है, जिसे हमने रेंट एक्सपेंस बुक कर दिया है, तो एंट्री अलग हो। तो एडजस्ट कैसे करोगे ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। एंट्री करना है तो अलग होगी, एडजस्टमेंट करना है तो अलग होगी। एंट्री करना है तो आपकी कैश गई है, आपको वो भी रिकॉर्ड करना है। पर एडजस्टमेंट करना है मतलब जो कैश गई है वो चीज़ हम ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर चुके हैं, पर गलत तरह से अकाउंट फॉर किया है, तो अब उसे सही तरह से अकाउंट फॉर करना है। तो इसके लिए आप एक चीज़ ध्यान रखना। अब आपको मैं दो चीज़ें समझा रहा हूँ। एक तो मैं ये बता रहा हूँ कि भैया प्रीपेड असेट है, उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है। और दूसरा ये भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में अकाउंटिंग आएगा तो अलग तरह से होगा, एडजस्टमेंट करना होगा, सही करना होगा तो अलग तरह से होगा। तो ये पूरा ध्यान रखने का रूल क्या है? रूल सिंपल सा है कि हर क्वेश्चन अपने आप में अलग है। क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया हुआ है और उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कैसे सही हो। तो चलो एक और सवाल ले लेते, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स से मार्च 2024 सैलरी देनी थी एम्प्लॉइज को 80,000 which was paid on 7th April 24। बताइए इसे मार्च 2024 में कैसे अकाउंट फॉर करोगे? तो सीधी सी बात है, ये खर्चा कब का है? मार्च का। तो आपको मार्च में ही सैलरी एक्सपेंस को बढ़ाना होगा। खर्चा बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। क्या कैश जा चुकी है? नहीं सर। क्या देना बाकी है पैसे? हाँ सर। तो ये आपकी लाइबिलिटी है? जी सर। तो आप क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये आपकी लाइबिलिटी है, ये बढ़ जाएगी, इसलिए क्रेडिट। एक्सपेंस, लाइबिलिटी। इसमें थैंकफुली दो केस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जैसी प्रीपेड में पड़ी थी, क्योंकि प्रीपेड में क्या हुआ था, कैश पहले चली गई थी तो वहां गलत एंट्री हो सकती है कि मैंने पूरे को खर्चा बुक कर दिया, तो बाद में एडजस्ट करूंगा। पर यहाँ पे गलत एंट्री होने की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैश गई नहीं है, तो यहाँ पे सीधे एंट्री होगी कि भैया खर्चा बुक नहीं हुआ है तो बुक कर दो। तो यहाँ पे एक ही सिचुएशन क्रिएट होती है। ये जो अपन ने कुछ एग्जाम्पल देखे ना बेटा, ये काहे के एग्जाम्पल है? एक्सपेंस के। दोनों में हमने क्या देखा है? हमने एक्सपेंस देखा है। पहले कौन सा खर्चा देखा? प्रीपेड, और बाद में देखा आउटस्टैंडिंग। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, प्रीपेड एक्सपेंस आपका असेट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि नाम के पीछे एक्सपेंस लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्सपेंस। नाम के पीछे एक्सपेंस लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सपेंस होगा। आपको पूरा पड़ता है। प्रीपेड एक्सपेंस और एक्सपेंस पे जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। एक्सपेंस इज अ खर्चा, प्रीपेड एक्सपेंस विल बिकम अ खर्चा पेड इन एडवांस, मतलब आपकी एसेट। अब आते हैं अपन अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम पे। ये दोनों टर्म्स यूज करते हैं। व्हाट इज अक्रूड इनकम? ये वो इनकम है दोस्तों जो हमने कमा ली है पर रिसीव नहीं हुई है। इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। ऐसा संभव है क्या? हाँ बिल्कुल है। इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, ये है अक्रूड इनकम। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो समझिए कि मैंने एक 10% फिक्स डिपॉजिट किया 1 अप्रैल 2024 पे 1 लाख रुपीस का इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये मैंने किया है फॉर 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स मुझे कितना पैसा मिल जाएगा? तो लेट्स से 10% इंटरेस्ट है, तो हमें लमसम एक साथ कितना मिल जाएगा?
तो ब्याज पे ब्याज मिलेगा, थोड़ी सी कंपाउंडिंग होगी। तो पहले 10,000, फिर उसके बाद 11,000, तो मैं ये बोलता हूँ 1 लाख पे 1 साल बाद 1,10,000 हो जाएगा, फिर 121 और फिर 133,100। ये कैसे आया अभी वो नहीं समझना है, अभी आप सिर्फ ये बोलो हमें 133,100 मिल जाएगा कब? ऑन 31 मार्च 2027, आफ्टर 3 years। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप इसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे ऑन 31 मार्च 2025 ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी। एफडी की एंट्री नहीं पूछ रहा, इंटरेस्ट ऑन एफडी की पूछ रहा। तो मुझे बताइए दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में क्या आपको ये लगता है क्या कि मुझे इनकम अभी बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो वापस से बताइए, जल्दी से बताइए। हालांकि AS9 और डिटेल में बताएगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन में। अभी मुझे आप इतनी सी बात बताओ कि इनकम कब बुक होना चाहिए अक्रूवल प्रिंसिपल के अनुसार? जब रिसीव होगी आफ्टर 3 years या एवरी ईयर? भाई सीधी सी बात है, आपकी इनकम अक्रूवल प्रिंसिपल के हिसाब से हर साल आपकी अक्रू हो रही है। आप सीधी सी बात बताओ कि अगर आपने पैसा दिया है बैंक को और साल भर बैंक के पास रखा हुआ है, तो क्या उस पर आपने ब्याज कमाया या नहीं कमाया? कमाया। हालांकि वो ब्याज आपने कमा लिया है, लेकिन वो आपको अभी रिसीव नहीं होगा, यानी ये अक्रू हो गया है, लेकिन अपने आप में ये क्या नहीं हुआ है, अभी रिसीवेबल नहीं है। आफ्टर 3 years रिसीवेबल है। तो कैश 3 साल बाद मिलेगी, पर कमा रहे हैं हर साल। अक्रूवल प्रिंसिपल कहता है कि आपने इस साल कमाए हैं तो इस साल इनकम बुक करो। तो अब मुझे इनकम बुक करना पड़ेगी, तो मैं कैसे बुक करूंगा इनकम? 31 मार्च 2025 पे मेरी इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगी। ये मेरी इनकम है, और इनकम बढ़ती है तो क्या होता है बेटा बताओ? क्रेडिट। कितने से? 10,000 रुपीज। पर क्या ये पैसा आपको मिल गया है? कैश बढ़ी है? नहीं। क्या ये मिलना बाकी है? हाँ मिलना बाकी है। तो आपको क्या बुक करना पड़ेगा? यू विल हैव टू बुक अक्रूड इंटरेस्ट। ये आपका क्या माना जाएगा? असेट, क्योंकि आपको ये पैसा बाद में मिलना है। तो आप अक्रूड इंटरेस्ट नाम का क्या बुक करोगे बेटा? असेट बुक करोगे, क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल है एफडी पे। तो ये आपकी बुक्स में बैलेंस शीट में असेट के नाम से दिखेगा, और ये इनकम बुक। ऐसा कितने साल तक होते रहेगा? 2 साल तक, और तीसरे साल में फिर ये पैसा मिल जाएगा। जब पैसा मिलेगा 3rd ईयर में, तो आप क्या करोगे? आपकी एसेट हो जाएगी खत्म और कैश बढ़ जाएगी। तो कैश को डेबिट और अक्रूड इनकम को क्रेडिट कर। तो व्हाट इज अक्रूड इनकम? इनकम विच वी हैव अर्नड बट वी हैव नॉट रिसीव्ड। आई होप ये क्लियर है, क्योंकि पहले अपन ने इतना टाइम दे दिया, तो अब इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब इसमें अपन 4th पॉइंट पढ़ते हैं बेटा, वो है अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये बिल्कुल अपोजिट है अभी जो अपन ने पढ़ा उसका। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स इनकम इज रिसीव्ड बट द सर्विसेज और द प्रॉमिस इज येट टू बी परफॉर्म्ड। आईसीआई के पास पैसा आ गया है, लेकिन अभी स्टूडेंट को सर्विसेज देना बाकी है उसकी तरफ से। हमें रेंट मिल गया है हमारा, लेकिन हमें अभी जगह सामने वाले को यूज करने के लिए देना बाकी है। स्कूल को फीस मिल चुकी है उसकी, लेकिन अभी स्कूल ने सर्विसेज नहीं दी। ऐसी सिचुएशन में आप जर्नल एंट्री क्या करेंगे? तो यहां पे 2 एग्जाम्पल्स बनेंगे के से। लेट्स से स्कूल को क्या हुआ है? स्कूल फीस रिसीव्ड इन एडवांस बाय स्कूल। ऑब्वियस सी बात है स्कूल को ही मिलेगी फॉर फुल ईयर 1,20,000, और ये लेट्स से उसे मिल गई 1 जनवरी 24। तो आप बताइए ऐसे केस में आप क्या करोगे? स्कूल या स्कूल एंट्री क्या करेगी 1 जनवरी 24 को? स्कूल को पैसा कितना मिला है बेटा बताओ? सर स्कूल को पैसा 1 जनवरी 24 को कैश मिली है। कैश असेट है, असेट बढ़ती है तो होता है डेबिट।
इसमें से सर वो इनकम कितनी बुक कर सकती है? तो सर फीस इनकम एज सच देखा जाए तो इस साल अपन बुक 30,000 कर सकते हैं 3 महीने की, अज्यूमिंग कि हर महीने की इक्वल इनकम है। ऐसा होता है क्या, वो अपन ES9 में और पढ़ेंगे। तो ये मेरी इनकम है, आप अभी चाहो तो अभी बुक कर लो, बाद में करना है बाद में कर ले। तो आपके पास कितने की लाइबिलिटी बुक करना पड़ेगी आपको? 90,000 की, जो आपकी एडवांस इनकम। भले ही आपको ये पैसा लौटाना नहीं है, लेकिन ये पैसे के बदले में सर्विसेज लौटानी है, तो ये आपकी लाइबिलिटी। ठीक है बेटा। अब इसी की बजाय सपोज इसमें मैं केस बदल दूं और ऐसा कह दूं कि स्कूल received 1,20,000 full year fees on 1st January 24 and recorded full fees as income। उसे इनकम रिकॉर्ड कर दिया स्कूल ने पूरे अमाउंट को, यानी क्या एंट्री कर दी? तो स्कूल को पैसा मिला तो स्कूल ने कैश बैंक जो भी अकाउंट में पैसा आया वो पूरा असेट मान के बढ़ा दिया और उसे इनकम बुक कर दिया, फीस इनकम। और क्योंकि फीस इनकम है तो अगर रिसीव होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, बढ़ेगी तो क्रेडिट कर दी, ये कर दिया है। तो दिस इज द जर्नल एंट्री डन। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 31 मार्च 24 पे वी विल हैव टू डू एन एडजस्टमेंट एंट्री या रेक्टिफिकेशन एंट्री। और वो क्या होएगी बेटा बताओ? तो आपने इनकम कितनी ज़्यादा बुक कर दी है? 90,000, जो इस साल की नहीं है। तो आप फीस इनकम को कम करोगे 90,000 से, ये कह के कि इनकम बढ़ी हुई है तो इसे कम करिए, और ये आपकी क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी। तो आप कर दोगे एडवांस इनकम क्रेडिट 90,000 से, जो कि है आपकी लाइबिलिटी, और आप बोलोगे हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। क्योंकि ये पैसा हमें देना नहीं है, पर इसके बदले में सर्विसेज देना है। कुछ भी देना बाकी है अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो आपकी लाइबिलिटी है, भले ही पैसा वापस लौटाना ना। तो ये पूरे नियम से आपको क्या चीज समझ में आ रही है? शायद एक बात समझ में आ गई है कि जब आपको पैसा एडवांस में मिल रहा है या आप एडवांस में दे रहे हो, तो दो तरह से पॉसिबल है कि एंट्री हो। पहला, कंपनी ने पहले से सही एंट्री कर रखी है। दूसरा, पहले एंट्री पूरी इनकम या एक्सपेंस बुक कर दी और बाद में एडजस्ट कर। अगर पहले से सही एंट्री की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर पहले आपने पूरे को इनकम या एक्सपेंस बुक कर दिया है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ईयर एंड पे। कैसे एडजस्ट करना होगा? खर्चा बुक कर दिया है जबकि प्रीपेड था तो खर्चा कम, प्रीपेड बढ़ाओ। इनकम बुक कर दी है जबकि लाइबिलिटी थी, एडवांस था, तो इनकम कम करो, एडवांस लाइबिलिटी बढ़ाओ। ये करने के लिए आपको अकाउंट यूज क्या करना पड़ेंगे? यू विल हैव टू यूज अकाउंट ऑफ एडवांस इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी सवाल पूछना है तो एक बार पूछ लीजिए। अभी मेरा डिस्कशन पूरा नहीं हुआ है, अभी मैं और बातें आपके साथ करने वाला हूं। कोई सवाल है यहां तक के तो पूछ लीजिए। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नो डाउट्स है तो लिखिए नो डाउट्स। थोड़े डाउट्स है, ज्यादा डाउट्स है तो डाउट लिखिए। बताएं बेटा।
चलिए, कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी का खेल है। कुछ इस तरह के आपने टर्म्स सुने होंगे दोस्तों, जैसे कि अभी अपन ने जो जो टर्म सुने वो क्या क्या सुने? प्रीपेड, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग और अनअर्न्ड या एडवांस। अक्रूड अपन ने सुना इनकम, प्रीपेड अपन ने सुना एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग हमने सुना एक्सपेंस, अनअर्न्ड हमने सुनी इनकम। ये अपन ने डिस्कस किया है। पर कई बार इसकी बजाय कुछ दूसरी टर्म्स आ जाती है, जैसे कि एक शब्द आपने कभी सुना हो, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, ऐसा आ जाता है। या अक्रूड एक्सपेंस, या इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, अक्रूड बट नॉट ड्यू। कभी आपने ये सुने हो टर्म्स? तो एग्जाम में ऐसी कुछ आ गई अगर, तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना बेटा। अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट का मतलब है, डिस्काउंट शब्द में अगर आगे कहीं कुछ नहीं दिया जाता तो नॉर्मली उसे क्या माना जाता है? खर्चा, कि हमने डिस्काउंट दिया है। भाई क्या होता है, कुछ चीज़ों को नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर तरह से इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि अगर इंटरेस्ट में नॉर्मली कुछ नहीं दिया है तो आप यही मानोगे कि इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है। रेंट कुछ नहीं दिया है तो यही मानेंगे कि एक्सपेंस है। हाँ, पर दिया है रेंट क्रेडिट बैलेंस तो इनकम मानेंगे, रेंट डेबिट बैलेंस तो एक्सपेंस ही मानना है। पर कुछ नहीं देते तो नॉर्मली अपन क्या मानते हैं कि भैया ये अपने आप में क्या है, इट इज एक्चुअली एन एक्सपेंस और इनकम। कुछ टर्म्स के साथ ऐसी कुछ कनोटेशन होती है। तो डिस्काउंट अगर एक एक्सपेंस है तो अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट का मतलब क्या है कि मैंने किसी को डिस्काउंट दिया है पर वो अभी पूरी तरह से जो डिस्काउंट दिया है उसके बदले में मुझे सर्विसेज नहीं मिली है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डिस्काउंट लिखने की बजाय लिखता हूँ, सर आप तो काट दोगे, हमारा क्या होगा? तो आप कट करके ऊपर लिखिए अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, अनएक्सपायर्ड इंटरेस्ट, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, कोई भी खर्चा हो सकता है। ये बताइए अब मुझे फटाक से क्या होगा? व्हाट इज अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस? इट इज नथिंग बट एन असेट। क्यों? ये प्रीपेड एक्सपेंस का दूसरा नाम है। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, इंस्टीट्यूट थोड़ी नहीं चाहता है तुम पास हो, परेशान करना चाहता है तुमको, तो ऐसी हरकतें करेगा। तो अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस अगर कभी भी आए तो इसका मतलब क्या है, मैंने कोई एक खर्चा पे किया है पर अभी तक वो एक्सपायर नहीं हुआ है, यानी कि इसका मुझे अभी तक यूज करने के लिए ऑप्शन है। जैसे अपन समझिए, एक्सपायरी डेट आती है, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एक्सपायरी डेट आगे की है, इसका मतलब क्या है भाई? अगर कोई प्रोडक्ट आपने चॉकलेट खरीदी और आपने देखा वो एक्सपायर हो चुकी है तो हम क्या बोलेंगे? एक्सपायर्ड। पर वहीं हमने चॉकलेट खरीदी और किसी ने पूछा कि क्यों ये अभी खाने जैसी है या नहीं है, तो हमने बोला नहीं है, अनएक्सपायर्ड है। इसका मतलब अभी इसकी आगे की एक्सपायरी डेट अभी एक्सपायर नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। तो इसी तरह से अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस का मतलब क्या है? ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ। जैसे दोस्त, हम तो क्या करते हैं यार, हम तो एक गेमर है, तो हम क्या करते हैं, गेमिंग जोन में जाते हैं और वहां पे एक कार्ड बनता है। उस कार्ड में अभी एक स्कीम चल रही थी कि 5,000 रुपये आप डालिए तो आपको 10,000 रुपये के पॉइंट्स मिलेंगे गेम्स खेलने के लिए। तो हमने 5,000 का रिचार्ज वाउचर करा लिया, 10,000 पॉइंट्स मिल गए। उसमें से हमने 8,000 के गेम्स खेल लिए और 2,000 उसमें पॉइंट बाकी है। और अभी ये कार्ड एक्सपायर नहीं हुआ है, ये 1 साल बाद एक्सपायर होगा, यानी साल भर में गेम नहीं खेले तो पैसे लैप्स हो जाएंगे।
तो अगर मुझसे कोई पूछे कि बताओ इस कार्ड में कितने अनएक्सपायर्ड पॉइंट्स है, तो मैं बोलूंगा 2000 पॉइंट्स अनएक्सपायर्ड है। तो ये मेरे लिए एक असेट है ना, क्योंकि मैं इसका पैसा दे चुका हूं लेकिन इसकी सर्विस मिलना बाकी है। तो अगर कभी शब्द आता है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस जैसा है, ये आपका असेट है। सेम इसी तरह से अक्रूड शब्द इनकम के साथ यूज होना चाहिए था, लेकिन अगर अक्रूड शब्द एक्सपेंस के साथ यूज हुआ है, इसका मतलब कि ये खर्चा अक्रू हो चुका है पर आपने पे नहीं किया है, तो इसका मतलब ये आपकी लाइबिलिटी है। अक्रूड इनकम असेट है। अक्रूड का मतलब क्या है? आई हैव अक्रूड, यानी आई हैव अर्न्ड, बट आगे नहीं दिया है कुछ, इसका मतलब आई हैव अर्न्ड बट आई हैव नॉट रिसीव्ड। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, जल्दी से बताओ ये परचेज जो गुड्स राम से किया है आपने, ये कैश परचेज है या क्रेडिट? अपन मानते थे कि भैया अगर नाम दिया हुआ है आदमी का तो ये माना जाएगा कि ये क्रेडिट परचेज है। अगर दिया होता गुड्स परचेज 10,000 तो कैश मानते। सेम अगर अक्रूड एक्सपेंस दिया है तो अक्रूड शब्द का मतलब है कि ये आपका हो चुका है पर पे नहीं हुआ। तो अगर अक्रूड एक्सपेंस दिया है तो इसका मतलब ये खर्चा हो चुका है पर पे नहीं किया है। तो आप बताइए खर्चा हो गया पे नहीं किया है, मतलब आपकी लाइबिलिटी है। तो ये आपकी लाइबिलिटी है। दिस इज बेसिकली नथिंग बट अनदर नेम फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आप में से मुझे एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये टर्म पहले कभी देखी और कंफ्यूज हुए हो कभी इसको देख के? तो अपने को नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है मैं आपको बताऊं, इंस्टीट्यूट के साथ एक इतनी बड़ी परेशानी है कि एक पूरा क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस दिया और बोला इससे फाइनल अकाउंट बनाओ। अब उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट है, लेट्स से एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंस का। अब ये क्वेश्चन है 14 मार्क्स का। इस 14 मार्क के क्वेश्चन में हर एडजस्टमेंट का समझो एक एक दो दो मार्क होएगा। फिर आपकी बैलेंस शीट P&L के सबके अपने अपने मार्क्स होंगे, तो हर एडजस्टमेंट का एक मार्क होगा। फिर P&L में प्रॉफिट सही आए या नहीं आए, इसके 2 मार्क होंगे। और बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस सही है या नहीं है, इसके 2 मार्क होंगे। अगर आपका प्रीपेड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट गलत हो गया तो 1 मार्क एडजस्टमेंट का गया, प्रॉफिट गलत होने के कारण 2 मार्क उसके गए, और रिजर्व्स एंड सरप्लस गलत होने के कारण 2 मार्क उसके गए। कभी टैक्स निकालना हुआ वो भी गलत हुआ तो 1 आध मार्क उसका चले गया। तो प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि एक गलती के जगह एक बार मार्क्स नहीं कटते। अगर एक गलती के कारण आपके 4 फिगर्स गलत हो रहे हैं तो वो चारों के मार्क्स कटते हैं। तो एक छोटी सी गलती आपको हो सकता है कि 5 से 6 मार्क उड़ाते। तो वेलकम टू इंटरमीडिएट। इट इज दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से टू माय स्टूडेंट्स, व्हाइल यू स्टडी 99 इज नॉट इनफ। 99% पढ़ के जाओगे तो दोस्तों 1% जो छोड़ के जाओगे उससे नुकसान 1% नहीं होगा, बहुत ज्यादा हो सकता है। तो तैयारी 100 की करो। बाद में जब रिवीजन स्टेज पे आएंगे तब एबीसी फोकस करेंगे, अपन एग्जाम ओरिएंटेड पे जाएंगे, अभी नहीं, अभी पूरा पढ़ना है। तो बताया नहीं आप लोगों ने क्या अनएक्सपायर्ड शब्द ने कभी आपको कंफ्यूज किया था या नहीं किया था? तब आगे आते हैं अपन, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग अक्रूड बट नॉट ड्यू। ये अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल चीज है। ये क्या मतलब है? सबसे पहली बात, बोरोइंग पर ब्याज का मतलब ये ब्याज आपका क्या है? खर्चा है। तो इट इज एन एक्सपेंस। इट इज एन एक्सपेंस विच इज अक्रूड, means a liability, but it is not yet due. Whether it is a liability if not due. Yes, मतलब क्या है समझिए। अक्रूड बट नॉट ड्यू की बात कर रहे हैं अपन। इस शब्द का मतलब होता है, अगर आप खर्चे के रेफरेंस में बोल रहे हो तो ये खर्चा हो चुका है पर अभी ड्यू टू बी पेड नहीं है। मतलब क्या है? आप समझिए कि यहाँ पे अपने यहाँ पे एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको सैलरी हम कब देते हैं? अगले महीने की 5 तारीख। तो क्या वो रोज आके उसकी सेवा देने के बाद बोल सकता है शाम को जाते समय, सर मुझे मेरे पैसे दो? आप सोचो तुम सीए बन गए, सीए बनने के बाद तुमने जॉब करी ज्वाइन और एक कंपनी ज्वाइन करी और तुम्हारी सैलरी है महीने की 3 लाख रुपए। सर ज्यादा नहीं हो गया? आए सोचो तो बड़ा ही सोचो क्या जा रहा है। 3 लाख रुपीज 30 days in a month. तो एवरी डे व्हाट यू डू इज यू गो देयर एवरी डे एंड यू से ओके 10,000 रुपीज आई वांट। तो एक दिन तुमने काम किया तो 10,000 तुमने अर्न कर लिए। सपोज किसी कारण से 10 दिन बाद तुम्हारी सैलरी या जॉब टर्मिनेट होता है तो तुमको 10 दिन के 1 लाख रुपीज मिलना बनते हैं। तो एवरी डे यू आर अर्निंग 10,000 रुपीज। ये अक्रू हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, आप कमा रहे हो।
बट ये ड्यू नहीं हो रहा है। आप रोज जाके कंपनी को बोल नहीं सकते इससे 10,000 रुपये आज के लाओ, कल हमने काम किया था चलो 10,000 उसके लाओ, आज काम किया फिर 10,000 रुपये लाओ, बहुत मजा आता है रोज पैसे लेते। भाई ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक ये एक्सेप्टेड फैक्ट है कमर्शियल वर्ल्ड की कि जरूरी नहीं है कि जो सर्विस आज मिलेगी उसका पैसा आज मिलेगा। सांस अभी लिए अभी छोड़ेंगे, आज लिए कल नहीं छोड़ेंगे। पर बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि सर्विस अभी लिए तो पैसा भी अभी दो। कई जगह होता है, कई जगह नहीं होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी ही होती है जिसमें सर्विस का लेन देन और पेमेंट अलग अलग पॉइंट पे होगा, जिस कारण से ये सारी चीजें आती है। इस पर्टिकुलर रीजन से समझना दोस्तों, अक्रूड बट नॉट ड्यू का मतलब क्या होता है। इट सिंपली मीन्स दैट द एक्सपेंस इज अक्रूड, दैट मीन्स इट इज योर लाइबिलिटी बट इट इज नॉट येट पेबल। तो नॉर्मली एक चीज ध्यान रखना, मैं आपके सामने इसको ऐसे समझाता हूं कि लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं आपसे। 10% डिबेंचर है कंपनी के, which were issued on 1st January 2024 for 50,000 rupees. Interest due is 5,000 rupees per annum, which is payable on 31st December every year. Show journal entry on 31st December 24 and 31st March 25 if 24 31st March, 3 बार पूछता हूं मैं आपसे जर्नल एंट्री। 31st March 24, 31st December 24, 31st March 25 if company has not paid interest due of 31/12/24 till 31/3/25। अपन इसको 2 मिनट रुक जाओ, अलग से डिस्कस करते हैं। सॉरी, तो क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि 1st जनवरी 24 को कंपनी ने 10% डिबेंचर इशू किए 50,000 रुपीज के। पहली बार आपने बैलेंस शीट P&L ट्रायल बैलेंस 31st मार्च 24 पे बनाया है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट ड्यू हुआ लेट से 31st दिसंबर 24 पे, और आपका अगला साल खत्म हुआ 31st मार्च 25। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बेटा कि जर्नल एंट्री आप इंटरेस्ट की क्या करोगे इस डेट पे। जब तक जवाब नहीं देंगे अब आगे नहीं बढ़ूंगा। क्या 31st मार्च 2024 पे कोई जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत है क्या? इज देयर एनी नीड टू पास एनी जर्नल एंट्री? इज देयर एनी नीड टू पास अ जर्नल एंट्री? ये टेस्ट है अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उसका। रुका हूं मैं जवाब के लिए। क्या मुझे आज की तारीख पे कोई भी जर्नल एंट्री पास करने की कोई भी रिक्वायरमेंट है क्या? कब? 31st मार्च 24 पे। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। डिबेंचर इशू किया जनवरी में, इशू किया 10% उस पर इंटरेस्ट है, हर साल पे करना है दिसंबर में। 31st मार्च 2024 पर क्या मुझे कोई जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत है? यस सर, वेरी गुड, शाबाश। क्यों करना है? क्योंकि खर्चा अखरू हो चुका है।
क्यों करना है? क्योंकि एक्सपेंस अक्रू हुआ है। कैसे अक्रू हुआ है? 3 महीने का ब्याज तो अक्रू हुआ है ना दोस्त, क्योंकि जनवरी से लेके 31 मार्च तक ये 3 मंथ्स का जो पीरियड है, ये 3 मंथ्स के पीरियड में आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है, आपको पे करना है। मुझे एक बात बताओ दोस्त, मैंने अपने एम्प्लॉय को बोल रखा है कि मार्च में काम करोगे उसकी सैलरी 5 अप्रैल को मिलेगी, अप्रैल के काम की 5 मई को मिलेगी। तो उसने मार्च पूरे महीने काम किया, उसकी सैलरी है 20,000 रुपीज इन अ मंथ। क्या मुझे मार्च में 20,000 रुपीज का खर्चा बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों? ये तो ड्यू ही 5 अप्रैल को हो रही है, तो अकाउंटिंग ड्यू डेट पे नहीं चलता है, पेमेंट डेट पे नहीं चलता है। अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है? खर्चा हुआ है ना, हाँ सर हुआ है। ब्याज का खर्चा किस समय होता है? समय के साथ साथ होता है। किराया और ब्याज, हमेशा ध्यान रखना, ये दो चीजें टाइम से चलती है। जैसे घड़ी चल रही है चल रही है चल रही है, वैसे ही आपका ब्याज और किराए का मीटर चल रहा है चल रहा है चल रहा है। आप अगर संडे को दुकान बंद रखते हैं तो भी उसका किराया लग रहा है। आपने बैंक से लोन लिया है, भले ही बैंक संडे को बंद है, लेकिन आपका संडे का भी किराया लग रहा है, रोज का हर दिन का किराया लग रहा है, हर दिन का ब्याज लग रहा है। तो ये दो चीजें दिमाग में फिट कर लो, टाइम से चलती है। तो ये फिट हो गया दिमाग में अगर कि इंटरेस्ट और रेंट हमेशा टाइम से चलता है, तो ये भी तय हो गया कि 3 महीने का रेंट इकट्ठा हुआ है। और अगर 3 महीने का इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ है तो हमें क्या करना होगा? जर्नल एंट्री पास करना होगी। तो कितना हमारा रेंट एक्सपेंस होगा? तो मैं रेंट क्यों बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस कितना होगा? तो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है 50,000 पे 10% फॉर 3 मंथ्स। बहुत बढ़िया, किसी ने बोला 1250 रुपीज। तो मुझे 31 मार्च 24 पे जर्नल एंट्री क्या पास करना है? इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो क्या करते हैं बेटा? सर डेबिट करते हैं। अरे वाह, क्या ये पे कर दिया है? नहीं सर, तो ये मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? क्रेडिट। क्या नाम से? कुछ भी दे दो आप, अक्रूड इंटरेस्ट नाम दे दो, अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस दे दीजिए 1250। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं 31 दिसंबर पे क्या हो। तो दोस्तों 31 दिसंबर की एंट्री बहुत ही स्पेशल है। यहाँ पे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट और इकट्ठा हो गया, ये मुझे बुक करना है। तो मैं वापस से एंट्री पास करूंगा 31 दिसंबर पे। क्या? मेरा एक्सपेंस बढ़ा है। कितने का एक्सपेंस बढ़ा है 31 दिसंबर पे? सर 3750, 9 मंथ्स का। तो क्या करेंगे? क्या मैंने पे कर दिया है? तो सर कंपनी ने पे नहीं किया है। पे नहीं किया है तो इसका मतलब ये लाइबिलिटी बढ़ गई है। ये क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नॉर्मली आउटस्टैंडिंग में और अक्रूड में क्या फर्क होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बेटा कि ये पैसा देना बाकी है। आप चाहो तो वो पुराने अक्रूड इंटरेस्ट को भी आप आउटस्टैंडिंग कर सकते हो। तो पहले आपकी अक्रूड इंटरेस्ट नाम की जो लाइबिलिटी थी, इस लाइबिलिटी को अब आप खत्म कर दो और दूसरी लाइबिलिटी बढ़ा दो। किस नाम की? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे एक लाइबिलिटी कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है। कितने से? 1250। तो अब आपकी बताओ टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितने की हो गई है? 5000, जो कि 1 साल का आपका ब्याज। इसे आप आउटस्टैंडिंग जो कह रहे हो, ये अपने आप में क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग का मतलब है दिस इज ड्यू नॉट पेड, वेराज अक्रूड का मतलब होता है दिस इज अक्रूड, ये इकट्ठा हो गया है बट नॉट ड्यू। दोनों में फर्क है। हाँ, क्या ये फर्क इतना इंपॉर्टेंट है सर कि पढ़ने की इतनी जरूरत है? क्योंकि अल्टीमेटली तो दोनों लाइबिलिटी है। हाँ, क्योंकि कंपनीज एक्ट में ड्यू नॉट पेड को बैलेंस शीट में अलग दिखाया जाता है और अक्रूड नॉट ड्यू को अलग दिखाया जाता है। इसके ऊपर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए और इसके तय मार्क्स हैं जो बच्चे के मिस हो जाते हैं। फाइनली 31 मार्च 25 को मुझे फिर इंटरेस्ट की अकाउंटिंग करना पड़ेगी। मैं अपना इंटरेस्ट का खर्चा बुक करूंगा। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। और ये जो 3 महीने का ब्याज है, ये वाला, ये क्या है? ये अक्रूड नॉट ड्यू है।
तो मैं मान रहा हूँ कंपाउंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसे आउटस्टैंडिंग की बजाय क्या बोलूँगा, अक्रूड इंटरेस्ट, जो मेरी लाइबिलिटी है जो बड़ी है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो फाइनली आपकी जो बैलेंस शीट होगी दोस्तों 31 मार्च 2025 की, उसमें आपकी जो लाइबिलिटीज़ होंगी उन लाइबिलिटीज़ के अंदर आपको 3 चीज़ें दिखेंगी। एक तो होगा आपका 10% डिवेंचर लाइबिलिटी 50,000, एक होगा आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जिसे मैं ओएस लिख रहा हूं, जिसका मतलब होता है ड्यू नॉट पेड 5,000, और एक होगा आपका अक्रूड इंटरेस्ट 1250। ये तीनों लाइबिलिटी है। ये जो लाइबिलिटी है ये किस पीरियड की है, ये बेसिकली जनवरी 24 टू दिसंबर 24 का ब्याज जो पे नहीं किया। ये कौन सी है, ये जनवरी 25 टू मार्च 25 जो खर्चा हुआ है पर अभी अपने को पे करने की जरूरत नहीं। इस अक्रूड इंटरेस्ट को कहते हैं अक्रूड बट नॉट ड्यू। बैलेंस शीट में इसे अलग अलग दिखाना पड़ता है, इसलिए मैं आपको इतना सब कुछ समझा रहा हूं। तो जल्दी से मुझे इस आखिरी सवाल का जवाब दे दो बेटा। सैलरी ऑफ मार्च 30,000 is accrued, or let's say it's unpaid. Let's say it is due to be paid on 5th April 24। इसे बैलेंस शीट में किस नाम से लाइबिलिटी दिखाओगे? ऑप्शन देता हूं, ड्यू नॉट पेड के नाम से या अक्रूड नॉट ड्यू के नाम से। ए अभी लिखना है, बस आपको इतना सा काया को कष्ट देना है, ए और बी। अरे सर वो जो पहले आपने लिखा वो लिख नहीं पाया, अरे लिखने का काम बाद में करना, अभी सुनो मेरी बात। बताइए दोस्तों, हेलो, चल में वेरी गुड, अक्रूड नॉट ड्यू। ठीक है, शाबाश। क्योंकि ये ड्यू कब हो रही है, 5 अप्रैल पे। हालांकि क्वेश्चन साइलेंट है तो अपन नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं दिया तो अपन मान लेंगे कि ये खर्चा क्या है, ड्यू है। दिया है तो फिर ऐसा मान। तो ये आपने जो यहां पर डिस्कस किया है ना, ये डिस्कस किया है डिफरेंस बिटवीन अक्रूड वर्सेस ड्यू। और अक्रूड नॉट ड्यू वर्सेस ड्यू नॉट। और इसी के साथ दोस्तों, जो अपन ने कल टू बी डिस्कस्ड में ये 4 चीज़ें डाली थी, इसका अपना पूरा डिस्कशन कंप्लीट होता है। आपको इसकी समरी लिखना है अगर, तो आप सिंपल यहाँ पे समरी लिख लीजिए। यहाँ पे टॉप में ही जगह तो लिख लो, नहीं तो आखिरी में लिख लो। क्या क्या चीज़ें देखी अपन ने, टोटल 4। एक्सपेंस में हमने क्या क्या देखे हैं, 2 आइटम्स। क्या देखा है, प्रीपेड एक्सपेंस, या उसे अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी कहते हैं, या एक्सपेंस पेड इन एडवांस। जगह कम है, अलग से ही लिख लेता हूं, सॉरी। चलिए, तो ये सब कंक्लूड कर रहे हैं अपन। प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड एक्सपेंस। नॉर्मली शब्द अक्रूड किसके साथ यूज किया जाता है, इसको अगला लिखना है, सॉरी। प्रीपेड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस और एक्सपेंस पेड इन एडवांस। हालांकि एडवांस शब्द यूज नॉर्मली
रिसीप्ट्स में होता है, बट ये कैसे भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी सब केस में ये सब क्या है, आपकी असेट है। ठीक है, नेक्स्ट अक्रूड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, accrued not due, ड्यू नॉट पेड, सब आपकी लाइबिलिटी है। बैलेंस शीट में हो सकता है लाइबिलिटी अलग अलग जगह दिखे, पर है लाइबिलिटी। सेम इसी तरह से अब इनकम पे आते हैं। अक्रूड इनकम यानी कि इनकम मैंने कमाई है पर मुझे अभी रिसीव नहीं हुई है, ये मेरी असेट है। लेकिन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बोलने वाले इसे प्रीपेड इनकम भी कह देते। ये सब अपने आप में क्या है, आपकी लाइबिलिटी। ये बढ़ेगा तो डेबिट क्रेडिट क्या होगा, जो अपन ने रूल पढ़े उसके हिसाब से। तो कृपा करके आप एग्जाम में क्या ध्यान रखना दोस्तों, पूरा पढ़ना सेंटेंस या पूरा पढ़ना अकाउंट का नाम और फिर कंक्लूड करना ये क्या है। हाँ, यूजुअली प्रीपेड शब्द किसके साथ यूज किया जाता है, एक्सपेंस के साथ। अक्रूड किसके साथ यूज किया जाता है, इनकम के साथ। पर करने वाला एक्सपेंस के साथ भी कर सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कौन सी चीज कहां पर यूज हो रही है, उसे कैसे अकाउंट फॉर और हैंडल करना है। इसी के साथ अपना पहला डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, जो हमें आज कवर करना था। और ये हमारी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एंट्रीज हैं। कंक्लूजन, ये पहले सेट ऑफ कंक्लूजन्स हैं आपके। व्हाट इज एन असेट और अ लाइबिलिटी। इनफैक्ट हेडिंग गलत दी है मैंने, इनकम और एक्सपेंस, असेट और लाइबिलिटी। और सेकंड आप एक चीज ध्यान रखना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, इन क्वेश्चन अंडरस्टैंड whether to pass accounting entry to record the expense or adjust it. अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो इसका मतलब आप क्या करोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम रिकॉर्ड करना है तो एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश। पर अगर मैंने बोला है कि प्रीपेड इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट एंट्री करो तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं ऑलरेडी उसे क्या बुक कर चुका हूँ, एक्सपेंस। तब मुझे उसे क्या करना है, प्रीपेड, तो एंट्री हो जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे कहाँ पे, जैसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। ये पहला डिस्कशन अपना आज का पूरा होता है। एक बार अगर आप इसमें सहमति देंगे, बोलेंगे यस सर, मूव ऑन, देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट दोस्तों मैं लेना चाहूँगा आपके साथ। क्या, तो कल अपन ने देखा था प्रोविजंस, तो नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रोविजंस। ऐसे कई सारे एडजस्टमेंट्स अपने को डिस्कस करना है, इसमें थोड़ा समय लगेगा बट एक बार के लिए सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। प्रोविजन भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, खासतौर पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वगैरह में, वो सब डिस्कस करेंगे। इसमें भी दो चीज़ें, एक अकाउंटिंग है और दूसरा इसका प्रेजेंटेशन है। अभी अपन अकाउंटिंग डिस्कस कर रहे हैं, पर ये सब कहाँ पे काम आएगा, बैलेंस शीट P&L बनाते समय। तो ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह बुक्स में दिखती है, कहाँ दिखेगी वो अपन देखें। चलिए एक बार बता दो, थम्स अप दे दीजिए, सब कुछ ओके बता दीजिए, फिर आगे बढ़िए। बढ़ू आगे। हेलो, यस सर।
चलिए, तो अब आते हैं दोस्तों प्रोविजंस पे। प्रोविजन शब्द क्या होता है? तो सबसे पहली चीज, प्रोविजन शब्द का यूज किया जाता है व्हेन सम थिंग्स आर नॉट सर्टेन। तो प्रोविजन इज बेसिकली this account is basically used when the amount is uncertain। जब भी अमाउंट अनसर्टन होता है तो हम क्या शब्द यूज करते हैं? प्रोविजन। और क्या यूज नहीं करते हैं? असेट या लाइबिलिटी। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी बात, प्रोविजंस प्राइमरीली दो तरह के होते हैं दोस्तों। तो पहला होता है प्रोविजंस विच आर बेसिकली रिप्रेजेंट अ पेबल an amount which is payable or a liability। और दूसरा क्रिएट किया जाता है प्रोविजन टू रिप्रेजेंट अ रिडक्शन इन असेट। एक बहुत ही रेयर केस में बनता है जो रियल लाइफ में कभी नहीं बनता है, इसलिए नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, जिसे कहते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स, which basically represents a reduction in liability। ये रियल लाइफ में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है मैं समझाऊंगा, पर इस पे फोकस मत करना, इससे पूरा कंसेप्ट अपना बिगड़ेगा। पहले अपन ये पढ़ते हैं। एक होता है प्रोविजन जो क्या बता रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग एन एसेट और लाइबिलिटी। तो प्रोविजन लाइबिलिटी होगा, असेट तो होगा नहीं। बट ये जरूर हो सकता है कि प्रोविजन एक असेट का रिडक्शन हो। मतलब क्या हुआ सर, समझ नहीं आया। जैसे कि आपने क्रिएट किया है एक प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स, या सिंपल और बनाऊं तो प्रोविजन फॉर बोनस टू एम्प्लॉइज। वहीं पे अगर अपन बात करते हैं प्रोविजन फॉर रिडक्शन ऑफ असेट की, यहां पे क्या हो रहा है, एक असेट का रिडक्शन हो रहा है, असेट कम हो रहा है। इसका एग्जाम्पल होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इससे डेटर कम हो रहे हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इससे आपकी फिक्स एसेट पीपी कम हो रही है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, वापस से आपके डेटर्स इससे कम हो रहे हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? ये एसेट को रिड्यूस कर रहा है, तो आप बताइए एसेट कभी भी रिड्यूस होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। और अगर कोई चीज आपकी लाइबिलिटी बढ़ा रहा है तो वो भी क्या होएगा? क्रेडिट। तो इस कारण से प्रोविजन का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। ये एक्सेप्शन छोड़ दो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये एक एक्सेप्शनल केस है। अभी वो छोड़िए, अभी अपन और आगे बात कर रहे हैं कुछ। अब होता क्या है समझिए, प्रोविजन शब्द यूज कैसे करते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज, जो कि आसान है थोड़ा सा समझना। आप इसे कब क्रिएट करते हो? जब आपको लग रहा है कि आपको पैसे देना पड़ेंगे पर आप श्योर नहीं हो कितने देना पड़ेंगे, तो भी क्रिएट अ प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी। तो इसके एग्जाम्पल लेता हूं मैं और इसकी अकाउंटिंग बताता हूं। पहला एग्जाम्पल, हमारी कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस लगा है जो हम हार चुके हैं,
एंड अमाउंट पेबल अभी फिक्स नहीं हुआ है क्योंकि कोर्ट अगली हियरिंग में सुनाएगा, पर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें 30,000 देना पड़ेगा। अब कोर्ट बताएगा, हो सकता है कोर्ट बोले 30,000 रुपये दे, हो सकता है कोर्ट बोले भैया 30,000 प्लस सामने वाले के एक्सपेंस पे करो, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो आप? जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी है, अमेजोन से गुड सेल करती है, और किसी ने क्या किया, अपन से फास्ट पे अमेजोन से किताबें बेचते हैं, और किताब सेल करी किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को, और उसे किताब नहीं मिली, और उसने लेट्स से फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट भेजी कि भैया किताब मिली नहीं है, और मिस हो गया, जवाब नहीं दिया, तो उसने कोर्ट में केस लगा दिया, कंज्यूमर कोर्ट में चली गई, हम केस हार गए, और हमें मालूम है कि अब हमें इन्हें पैसे रिफंड करना पड़ेंगे। हो सकता है हमें ये नहीं बोला जाए सिर्फ पैसे रिफंड करना पड़ेगा, ये भी बोला जाए कि सामने वाले की जो लीगल कॉस्ट लगी है केस डालने के लिए वो भी देना जाए। ये भी हो सकता है कि ये बोला जाए कि उसका जो टाइम वेस्ट हुआ है उसके भी पैसे दिए जाए। तो मैं श्योर नहीं हूँ कितने देना पड़ेंगे। 500 रुपये की किताब के पीछे लग रहे हैं कि हमारे 10,000 लग सकते हैं या 8,000 लग सकते हैं। तो मैं एक अंदाज़ा लूँगा, वो कैसे लिया जाता है अंदाज़ा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे कि AS 29 पूरा आपको ये समझाता है कि कैसे अमाउंट कैलकुलेट करना चाहिए एक प्रोविजन का। पर अभी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इसके लिए हमें लग रहा है कि यार हमें क्या करना चाहिए, 3,000 रुपीज़ का प्रोविजन बना लेना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केस हार गए और आपको लग रहा है 30,000 का पैसा आपको देना पड़ेगा, 30,000 यहाँ पर है, तो आप बताइए आप जर्नल एंट्री क्या करोगे। तो ये बताओ, ये आपकी लाइबिलिटी है प्रोविजन, तो हमें लाइबिलिटी बढ़ाना है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम। सिंपल लाइबिलिटी है मेरी है, कितना, 30,000 रुपीज़। ये क्या हुआ, बड़ा है, क्या बड़ी है, लाइबिलिटी बड़ी है, तो क्या होएगा, क्रेडिट। सीधी सी बात है, और क्या। तो मैं सिंपली बोल दूंगा कि प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स मेरा क्या हो जाएगा, 30,000 रुपीज़ का, लाइबिलिटी बड़ी है, इसे क्रेडिट कर दें। अब इसी की बजाय ऐसा भी हो सकता था कि आपको सिंपली बोला जाए कि हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर में टैक्स प्रोविजन हमें बनाना है 35,000। तो हमें क्या है, लाइबिलिटी बढ़ानी है, क्योंकि हम श्योर नहीं है टैक्स कितना आएगा, अंदाजन हमें लग रहा है 35,000 का आएगा, तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स नाम की लाइबिलिटी 35,000 से बढ़ा देंगे, और क्या करेंगे। तो ये बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा। ये दोनों चीजें बैलेंस शीट में कहां दिखेंगी, लाइबिलिटीज के अंदर दिखेंगी। सिंपल है सर। डेबिट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, लीगल क्लेम आपका लॉस है तो लॉस बाय लीगल क्लेम डेबिट हो जाएगा। टैक्स आपका टैक्स का खर्चा है तो टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, वो ठीक है। लेकिन इसकी बजाय अगर कोई प्रोविजन असेट पर बन रहा है तो वो कैसे बनेगा, तो ऐसा कहते हैं कि जब आपको डाउट है कि आपके एसेट्स आपको पूरा पैसा कमा के नहीं देंगे, या आपको लगता है कि आपके एसेट की वैल्यू में रिडक्शन है पर आप श्योर नहीं हो कितना रिडक्शन है, तो आप उस पर प्रोविजन बना दो। तो यहां पे भी अपन दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक सबसे कॉमन बैड डेट्स का प्रोविजन बनाना है। एक कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको लग रहा है बैड डेट होने वाली है, भले ही हुई नहीं है, आप अभी से प्रोविजन बना दो। पर आपको क्या बताओ, श्योर है क्या कि आपको बैड डेट होगी तो एग्जैक्ट 3,000 की होगी? नहीं, ये तो एक अंदाजा है, अनसर्टन अमाउंट है, हो सकता है ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, ना भी हो। तो वी आर अनसर्टन अबाउट अमाउंट वेदर इट विल बी 3,000 और व्हाट, बट एक एस्टिमेट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने 3,000 का लिया। तो अब बताइए ये बैड डेट प्रोविजन को मैं कैसे अकाउंट फॉर करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे अब दो ऑप्शन है, बहुत ध्यान से देखना। पहला ऑप्शन है मेरे पास कि मैं बोलूँ कि भैया बैड डेट्स खर्चा बुक कर रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या कर दूं मैं, डेटर, क्योंकि बैड डेट होगी तो मेरा डेटर कम होगा, तो डेटर मेरी क्या है, असेट, और असेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो 3,000 से ये कर दूं। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में अभी आपका डेटर कम हुआ नहीं है। आप बताइए क्या बैड डेट्स हो गई है या उम्मीद है हो सकती है, हो सकती, हुई नहीं है, हो सकती है।
तो क्योंकि बैड डेट्स हुई नहीं है, हो सकती है, तो इसी सिचुएशन में आपको एक परमिशन है कि आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स किसी भी नाम से क्या करें, प्रोविजन बना लें। ये प्रोविजन क्या है, ये मेरी लाइबिलिटी नहीं है, ये प्रोविजन मेरे असेट का रिडक्शन दिखा रहा है, तो होगा क्रेडिट ही, क्योंकि असेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। बस नाम का फर्क पड़ गया कि डेटर कम करने की बजाय मैंने क्या किया, प्रोविजन फॉर बैड डेट बुक कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, मेरी बुक्स में डेटर अभी भी पूरे पे दिख रहा है। तो लेट्स से मेरा डेटर 30,000 का था, अगर मैं 3,000 से कम कर देता तो मैं मान लेता कि 3,000 की बैड डेट हो चुकी है, पर हुई नहीं, अंदाजा है। तो अभी आप इसे किस खाते में बुक करके रख दोगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से। सिमिलरली लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका एक असेट है, ठीक है, तो आपके एक पास एक मशीन है पीपी, और इसकी वैल्यू में रिडक्शन आया है 10,000 रुपए का। क्यों डिक्लाइन हुई है, तो ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टेयर। तो ये 10,000 रुपीज हमारा खर्चा है, जिसे हम नॉर्मली किस नाम से बुक करते हैं, डिप्रिसिएशन के नाम से। ये एक्सपेंस अगर आपका बढ़ रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा 10,000 से, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। तो क्या मैं अभी से मशीन कम कर दूं, तो मैं मशीन को अगर अभी से कम कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं मेरी मशीन एक्चुअल में 10,000 से कम हो गई, बट क्या ऑनेस्टली 10,000 से कम हुई है, नहीं सर, हो सकता है 8,000 से ही कम हुई हो, 12,000 से कम हुई हो। तो यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग 10,000 टू मशीन, आप इसकी बजाय क्या क्रिएट कर लो, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। ये आपकी लाइबिलिटी नहीं है, ये आपका असेट कम हो रहा है, और असेट कम होता है तो होता क्रेडिट ही है, तो ये क्रेडिट होगा। इन दोनों का स्पेशल फीचर ये दोस्तों इस तरह के प्रोविजन का, कि ये आपकी बैलेंस शीट में दीज आर बेसिकली रिड्यूस्ड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव असेट। एंड नेट असेट इज शोन इन द बैलेंस शीट। तो इसका मतलब लेट्स से आपकी मशीन, बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे पता है, आपकी बैलेंस शीट में असेट साइड जो होगी, जो ऑब्वियसली बात है इक्विटी लाइबिलिटी साइड के बाद आएगी, उसके अंदर लेट्स से आपकी मशीन होगी, पीपी के अंदर आपके डेटर्स होंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे। तो बैलेंस शीट में नोट नंबर होता है, लेट्स से 1 2 जो भी नोट है। तो जो मशीन का नोट बनेगा ना बेटा, उसमें आप क्या करोगे, तो नोट्स टू बैलेंस शीट बनाएंगे, और उसमें आप ऐसे दिखाएंगे नोट 1 मशीन। उसमें आप बोलोगे मशीन की कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। लेट्स से कि आपकी मशीन की डेप्रिसिएशन 10,000 रुपये आपने बुक किया है, कॉस्ट 1,00,000 थी, 10,000 का डेप्री माइनस, और 90,000 आपका फाइनल अमाउंट है। ये बैलेंस शीट में यहाँ पे दिखेगा। समझिए कि आपके डेटर्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, उसका बुक्स में कैरिंग अमाउंट आपको 30,000 दिया गया है, इसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट आपका 3,000 है, तो आप 27,000 रुपीज़ के ट्रेड रिसीवेबल्स फाइनली दिखाओगे। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी एसेट पे अगर प्रोविजन बनता है तो वो प्रोविजन कभी भी क्या नहीं होगा, इन नो केस विल दैट प्रोविजन बी। थोड़ी कटिंग करी, सॉरी, आप लोगों ने करी होगी, आपको दिक्कत आएगी, बट ठीक है। तो प्रोविजन दो तरह के मेनली होते हैं, एक लाइबिलिटी के और एक असेट के। लाइबिलिटी का प्रोविजन लाइबिलिटी साइड में दिखता है, पर असेट का प्रोविजन असेट से माइनस होकर आउटर कॉलम में नेट अमाउंट दिखता है। इसके ऊपर आप मान लो दोस्तों कि हर 3 अटेम्प्ट में से एक अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चन या तो एमसीक्यू में मिलेगा या एक एडजस्टमेंट में मिलेगा, जिसमें बोला जाएगा, बुक्स में दिया जाएगा एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। आपको भूल के भी उसको लाइबिलिटी साइड में नहीं दिखाना है प्रोविजन शब्द पढ़ के। क्यों? क्योंकि आज आपने क्लास के दूसरे दिन ही पढ़ लिया है कि प्रोविजन 2 चीजों पे बनते हैं, एक लाइबिलिटी पे और एक असेट पे।
असेट का प्रोविजन जो होता है वो असेट से माइनस करके दिखाया जाता है, लाइबिलिटी का प्रोविजन जो होता है वो लाइबिलिटी इस साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये अपना आज का डिस्कशन होता है। कल थोड़ी सी इसके ऊपर क्विक रिकैप करेंगे अपन इसका। कोई आपके डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। जाने से पहले 1 मिनट रखेंगे कोई डाउट्स, फीडबैक, कमेंट्स के लिए। तो सर ये अब जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना कॉम्प्रहेंसिव, तो उस स्टेज पर ये सब अपने को अप्लाई करना होगा, तो वहां आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इन सब चीज़ों की, आपको समझ में आ जाए अच्छा ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। चलिए, इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? एनीबडी हैज एनी डाउट्स प्लीज टेल मी। यस सर, नाइस, बोलिए। प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स क्या होता है कि आपने क्रेडिटर पे डिस्काउंट का प्रोविजन बनाया, ये कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट होता है। और अगर ये भी होगा तो इसे क्या किया जाएगा, यू विल हैव टू रिड्यूस इट फ्रॉम योर क्रेडिटर्स इन द बैलेंस शीट, बट दिस इज नॉट मेड इन रियल लाइफ। कोई क्वेश्चन में भी नहीं आएगा आपको देखने। ये 11-12 CPD फाउंडेशन लेवल तक होता था बस। चलिए ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि किताबें कब रिसीव होगी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को। तो आपको जैसे डिस्पैच होगी मैं अपडेट कर दूंगा, बट अभी आपको ज़रूरत नहीं है दोस्तों, चिंता मत करो। उसका कारण ये है कि अभी अपन थोड़ा बेसिक चलेगा 2-1 दिन, और पहले चैप्टर के आपके जो नोट्स है वो PDF भी आपकी गूगल ड्राइव पर अपलोडेड मिल जाएगी आपको शाम तक आज। तो कभी आपको रेफ़र करना हुआ तो कर सकते हो। तो अगर आपकी किताबें 2-1 दिन में डिस्पैच होकर हफ्ते भर में भी आपके पास आती है तो कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है, क्योंकि अभी हमारा बेसिक कंसेप्ट डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, थैंक यू, बाय।